हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और डियर, आज हम नाउन के अपने नेक्स्ट सेशन की बात करेंगे। अगर मैं आप सभी को बताऊं तो जिससे पहले वाला जो सेशन था उसमें हमने लास्ट कॉन्सेप्ट ये किया था। आपकी मैंने जो ये फाइल है ओपन कर दी है, पीएनजी। आप देखेंगे तो लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमने किया था वो डियर ये किया था। और इसके बाद मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में अगले वाला आपका कॉन्सेप्ट होगा। जब तक आपका ये छुटकू टॉपिक चलेगा आपको पुत्र कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करके अच्छे से मुझे अगले सेशन में मिलना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के सभी स्टूडेंट्स ने इससे पहले के सारे सेशंस नाउन के देख लिए हैं और साथ के साथ अच्छे से नोट्स बना लिए हैं और अच्छे से उनको रिवाइज कर लिया है। नोट्स अपने साथ साथ बनाते हुए चलिएगा बेटा, ताकि जब आप उनको रिवीजन के लिए बैठें तो मात्र 15 मिनट मेरे हिसाब से लगती होंगी आपको सारा पिछला रिवाइज कर लिया करने में, है ना। अब जरा मैं थोड़ा सा उठाता हूं पीछे से माल को, क्योंकि डायरेक्ट अगला कॉन्सेप्ट चालू करने से पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन दे दूं, क्विक रिवीजन वो इस चीज का कि हमने आखिरकार स्टार्ट क्या किया था। गुरुजी, जो हम नाउन कर रहे हैं, हम नाउन में आप हमें ऐसे टॉपिक वाइज चीजें करा रहे हो। टॉपिक वाइज की बात ये हुई बेटा, जैसे मैंने पहले बेसिक पार्ट कराया, फिर नाउन आइडेंटिफिकेशन डेफिनेशन कराया, फ्रेज, क्लॉज, यूज, काइंड्स, काउंटेबल अनकाउंटेबल, काइंड्स वर्सेस काउंटेबल अनकाउंटेबल एंड नाउन केसेस। ये 9 नंबर टॉपिक है जो नाउन का हमारा चल रहा है, नाउन केसेस। तो अब जो हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, हमने नाउन केसेस स्टार्ट किया। इस फाइल के अगर नीचे आ जाए बेटा, ठीक है, इस फाइल के अगर हम नीचे आ जाएं तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था अपना नाउन केसेस। वो भी कहां से, यहां से, ये रही वो फाइल। नाउन केसेस हेडिंग डाली। पहला केस जो होता है बेटा वो होता है नॉमिनेटिव केस। दूसरा जो केस होता है वो होता है एक्यूजेटिव केस। नॉमिनेटिव में नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, एक्यूजेटिव में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, वोकेटिव में आप एड्रेस करने के लिए, किसी को पुकारने के लिए आप नाउन यूज करते हैं। फोर्थ की अगर बात करते हैं बेटा, वो बनता है हमारे पास फोर्थ वाला अगले पेज पे था, वो फोर्थ ही रहा हमारे पास जेनेटिव, जिसको हम पॉजेसिव केस बोलते हैं, जिसमें हम अधिकार को दिखाते हैं। अधिकार दिखाने के लिए हमारे पास दो भाइयों का साथ है, एक तो अपोस्ट्रोफे एस और एक ऑफ। उसमें से मैंने अलग अलग पकड़ा और सबसे पहले अपोस्ट्रोफे एस को यूज करना आपको सिखाया। बेटा जब आप अपोस्ट्रोफे एस को यूज करते हैं तो उसके एक नहीं बहुत सारे फंक्शन होते हैं। मतलब अपोस्ट्रोफे एस खाली अधिकार को नहीं दिखाता बेटा, ना 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 ना, अधिकार के अलावा वो और भी बहुत सारे काम कर लेता है। तो अब पेपर में क्या पूछा जाएगा, अपोस्ट्रोफेस खाली अधिकार को दिखाना पूछा जाएगा या सर ओवरऑल आपसे पूछा जाएगा? तो वो ओवरऑल आपसे पूछेगा, खाली अधिकार नहीं पूछेगा। सो ओवरऑल के लिए हमारे पास एक बेस्ट अप्रोच हुई कि गुरुजी हमें सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दीजिए। तो मैंने लिखा बेटा अपोस्ट्रोफेस के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, पोजेशन दिखाना उन फंक्शंस या उन यूजेस में से एक है। एग्जाम में सभी कॉन्सेप्ट्स या सभी यूजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम सभी कॉन्सेप्ट्स करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट मैंने कराया कि नाउन पर जब आप अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं डियर, अपोस्ट्रोफे एस के बाद आप एक और नाउन लिख देते हैं जो उसकी पोजेशन को शो करता है। अगर पोजेशन शो करेगा, अधिकार सिर्फ जीवित चीजों का दिखाया जा सकता है, लिविंग थिंग्स का दिखाया जा सकता है। नॉन लिविंग थिंग अपने अधिकार की बात नहीं कर पाएगी। ये पेन क्या अधिकार जताएगा अपना? आदमी और जानवरों को यह चीज दी गई। सो चाहे लिविंग थिंग्स में पीपल हो, एनिमल्स हो, दोनों के केस में अपोस्ट्रोफे एस आएगा। किसके केस में नहीं आएगा? थिंग्स नॉन लिविंग हो, प्लांट्स और ट्रीज को नहीं कंसीडर किया जाएगा। हमने देखा सोनूज कार सोनू की गाड़ी है, अशोक की टेबल है, काउस की टेल है, डॉग्स की टेल है, टेबल्स के लेग नहीं हो सकते, वो अधिकार नहीं जता सकता। मैंगो अपना अधिकार पेड़ पे नहीं जता सकता, मैंगो ट्री में मैंगो एडजेक्टिव और ट्री नाउन होगा। आगे पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया दिया, नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस दूसरा नाउन आएगा तो बेटा ये सिंगुलर, प्लूरल या अनकाउंटेबल कैसा भी हो सकता है ना। आपका कोई एक चीज पर अधिकार हो सकता है, आपका किसी ज्यादा चीज पर अधिकार हो सकता है और आपका किसी अनकाउंटेबल नाउन पर अधिकार हो सकता है। कहता मेरा पानी है मत पी, ये रोहित का पानी है मत पी, तो रोहित वाटर, रोहित गोल्ड, कुछ भी हो सकता है। वही चीज मैंने बताई, उसी के हिसाब से बेटा आपने हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया। आगे मैंने बताया कि जब हम ऐसा कर रहे थे तो हमें बड़ा मजा आ रहा था। हम किसी भी नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस लगा सकते थे अगर वो लिविंग है, तो हमें बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन एक समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई? इंग्लिश लैंग्वेज है, मैथ्स नहीं है बेटा कि 2 और 2 हमेशा 4 ही होंगे, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए।
ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में इफेक्ट आता है आपके बोलने का भी। इसीलिए जिन जिन के नाम स से पहले से ही खत्म हो रहे हैं उनके साथ वो हिसिंग साउंड आ जाती है, अगर अपोस्ट्रोफे के साथ एस भी आ जाए तो। इसलिए वहां से एस गायब कर दिया जाता है और आप सिर्फ अपोस्ट्रोफे साइन लिखते जरूर हो, नहीं लिखोगे तो भी एरर है। जैसे राकेश, रमेश, गणेश, सुरेश, इस तरीके के नाम आपके पास हैं जिसमें आप अपोस्ट्रोफे एस नहीं बोल पाते, तो वहां से वो एग्जामिनर अवॉइड करेगा। तो आप ये हिसिंग साउंड जब अवॉइड करोगे तो आप अपोस्ट्रोफे लगाओगे, एस नहीं लगाओगे। ऐसा एक हालत में और हो सकता है बेटा, जब किसी भी प्लूरल नाउन पर आप अपोस्ट्रोफे एस लगाते हो, लेकिन वो प्लूरल नाउन एस लगकर होना चाहिए, क्योंकि तभी तो एस और एस भिड़ेंगे और बोल नहीं पाएंगे। जैसे डॉक्टर का प्लूरल डॉक्टर्स हुआ, तो जब मैंने डॉक्टर्स किया तो उसके साथ में एस नहीं बोल पाया, मैंने हटाया, कार्स कर दिया। लेकिन बेटा मैन का प्लूरल MEN होता है। इस केस में मेरे पुत्र आप ये चीज बिल्कुल मेंशन कर सकते हो, अपोस्ट्रोफे एस हिसिंग साउंड नहीं आ रही तो ये करेक्ट है। तो रटना नहीं, सीखना है। अगला कॉन्सेप्ट, फिर मैंने आपको अगला कॉन्सेप्ट कराया कि बेटा जब नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस और नाउन पर आएगा उसकी मेन पोजेशन, वो सिंगुलर प्लूरल अनकाउंटेबल कुछ भी हो सकती है, मीनिंग चेक करना होगा। अगर आप विदाउट मीनिंग चेक करे भाषा पढ़ना चाहते हैं, नहीं होगा। इसलिए कई बच्चे रूल से लैंग्वेज पढ़ तो लेते हैं मेरे बच्चे, वो इस तरीके का नाउन जिंदगी में नहीं पढ़ पाएंगे, ना ही 100% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको लॉजिकल चीजें बताता हुआ चल रहा हूं। अगर हम इस केस की बात करते हैं बेटा, नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस आया, नाउन आया, सर आई वांट टू बाय राहुल हाउस, राहुल हाउस होना चाहिए, राहुल हाउस नहीं, खाली अपोस्ट्रोफे, गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। राकेश में ये सही हुआ। लेकिन मैंने बोला बेटा मेरा दोस्त सर्व करता है एक लड़के के स्कूल में। बेटा एक बात बताओ, क्या जो स्कूल है वो एक लड़के का होगा या ज्यादा का होगा? लड़कों का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, तो आप इसमें अंडरस्टैंडिंग मुझे दीजिएगा बेटा, और मुझे बताइएगा जो स्कूल होगा वो एक लड़के का होगा या ज्यादा का होगा? आपने बोला सर स्कूल एक लड़के का कभी हो ही नहीं सकता, वो ऑब्वियसली बात है कितने का होगा? ज्यादा लड़कों का होगा, एक का तो नहीं होगा ना, ज्यादा लड़कों का होगा। अगर ज्यादा का होगा तो एक लड़के का नहीं, ज्यादा लड़कों का होगा। ज्यादा लड़के लिखूंगा तो अगर मैं ये लिख रहा हूं बॉयज तो प्लूरल हो गया, खाली क्या आएगा? अपोस्ट्रोफे बॉयज स्कूल। ऐसी एक बात बताओ बेटा, एक लिस्ट निकली है, जैसे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं या मेंबर्स होते हैं या नेता लोग हो, लीडर्स हो, उनकी एक लिस्ट निकली है। अगर उनकी एक लिस्ट निकली है तो मुझे एक बात बताइए मेरे बच्चे, जब लिस्ट निकलेगी तो एक कैंडिडेट की लिस्ट होगी या ज्यादा की होगी? चलो सपोज करो लड़कियों की लिस्ट निकली है, तो आप क्या बोलोगे? गर्ल्स लिस्ट। आपने बोला नहीं, चलो भाई कोई एग्जाम दिया, उनकी फाइनल लिस्ट आ गई, तो एक लड़की की नहीं ज्यादा की होगी, तो आप बोलोगे बेटा गर्ल्स और उस पर अपोस्ट्रोफे एस लगा के लिस्ट लिख दोगे। ठीक है, ये चीजें आपको अंडरस्टूड करनी होती है, इसलिए हमने इसमें ऐसा देखा। इसलिए मैंने कहा बेटा बॉयज पीजी, ज्यादा लड़कों का पीजी होगा, एक का नॉनसेंस होता है, इसलिए ये आता है, ये सही होता है। लेकिन नोटिस लैंग्वेज में ग्रामर अवॉइड करता है, इसलिए आप एडवर्टाइजिंग में ये देखते हो बैनर लगे हुए, जबकि सही है, पेपर में ये सही माना जाएगा। अब आगे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सीरियल सुना रहा हूं, बचपन में नहीं था, रिकैप के बाद अब कहानी आगे। देखो मेरे छुटकू, अब कहानी को जरा आगे बढ़ाते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं। तो ले मां सरस्वती का नाम कि हे मां, मैं यूं ही हर सेशन, हर टॉपिक में यूं ही सीरियस रहूं और सिलेक्शन हो। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, तो यहां तक हमने आराम से पढ़ लिया कि नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस है, ये होता है, ये होता है, और पोजेशन से रिलेटेड बेटा आपने सारी की सारी बातें वहां पर देख ली। कोई भी यहां तक किसी का आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं वरना अगली पड़ाव पे मैं आपको देख के लेना चाह रहा हूं। ठीक है, हाँ। अब आगे की कहानी क्या है बेटा इस कॉन्सेप्ट की? इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाइएगा। बताएं छुटकू, कोई भी डाउट है तो यहां तक फटाफट से, कोई भी डाउट है तो आप बता के चलिएगा। पक्का नहीं है, बढ़ ले आगे फिर। पक्की वाली बात है, प्रॉमिस वाली बात है, डन। चलो अब देखो मेरे दोस्त, बेटा मैंने आपको एक बात कही थी कि अपोस्ट्रोफे एस खाली पोजेशन को नहीं दिखाता, अपोस्ट्रोफे एस खाली पोजेशन को नहीं दिखाता, इसके बाकी भी फंक्शन, वो बात भी अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अब देखो आपको एक जादू दिखाता हूं, जादू देखोगे आप। इस कॉन्सेप्ट का नाम मैं एक यूनिक तरीके से रख रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट का नाम मैं नाम रख रहा हूं प्रोनाउन कॉन्सेप्ट। इसका क्या नाम रख रहा हूं? प्रोनाउन कॉन्सेप्ट। मतलब सर प्रोनाउन कॉन्सेप्ट नाम क्यों रख रहे हो? उसका एक कारण है पुत्र, एक बात अपने दिमाग में बैठाइएगा, एक बात अपने दिमाग में बैठाइएगा। जब हम बात करते हैं प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन किससे पैदा हुआ है? नाउन से। प्रोनाउन किससे पैदा हुआ है? नाउन से। जब किसी इंसान की बात होती है तो नाम आप लिख रहे हो, इंसान है,
लेकिन कुछ ऐसे प्रोनाउंस भी होते हैं बेटा जिनके साथ अपोस्ट्रोफी एस आता है। इसका मतलब हमने बचपन से जो कहा कि अपोस्ट्रोफी एस तो सिर्फ नाउन के साथ आता है, गलत है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अपोस्ट्रोफी एस के एक नहीं बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, एक नहीं अपोस्ट्रोफी एस के बहुत सारे फंक्शंस हैं पुत्र। अगर आप एक फंक्शन सोच के चल रहे हो तो आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। यही चीज मैंने आपको एकदम साफ साफ बताई है मेरे शेर कि एग्जाम में सभी कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे। तो इसको मैं प्रोनाउन कॉन्सेप्ट क्यों कह रहा हूं, जो अभी मैं लिखवा रहा हूं। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं डियर जिस केस में प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस आता है। कैसे गुरुजी? एक मैं रफ टास्क लिख रहा हूं, रफ है ये, कॉपी नहीं करना, कॉपी पेन तैयार रखना और नोट्स बनाते चलना। लेकिन अभी जो मैं रेड से लिख रहा हूं ये रफ है, कॉपी नहीं करना है, रफ है ये। देखो क्या है, एक बात बताओ बेटा, मैंने बोला somebody, हां, somebody was in the room, कोई कमरे में था, कोई कमरे में था, somebody was in the room। तो आप एक बात देखो, somebody अपने आप में क्या है, नाउन है? नहीं बेटा, प्रोनाउन है। somebody अपने आप में प्रोनाउन है, नाउन नहीं है मेरे शेर, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि किसी को दिखा रहे। किसको दिखा रहे? क्या आपने उसका नाम लिखा? नहीं। और जो नाम की जगह आए वो क्या होता है छुटकू? प्रोनाउन। याद आया बेसिक क्लास? तो ये प्रोनाउन है। तो कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं मेरे दोस्त जिसके साथ अपोस्ट्रोफी एस आता है, मुझे वही डिस्कस करना है। उसका केस नंबर 1, उसका केस नंबर 1, मतलब ये कॉन्सेप्ट कोई अलग नहीं, यही है, इसी कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट निकला है प्रोनाउन कॉन्सेप्ट, और ये इसी के कॉन्सेप्ट से बेटा, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यहां मैं करा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, मेन कॉन्सेप्ट ये है, ये इसी का एक केस है। कैसे? देखो, जिसके साथ भी आप बड़ी अटैच देखते हैं प्रोनाउन में बेटा, एक प्रोनाउन क्या हुआ? एनीबडी, कोई भी, समबडी। और जब प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ाऊंगा इनको सेपरेट भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी इसके रिलेशन में तो देखें, समबडी, एनीबडी। एक आपने क्या देखा होगा बेटा? नोबडी। एक आपने क्या देखा होगा? एवरीबडी। बताओ देखे कि नहीं देखे? ये सारे क्या है? प्रोनाउन, लेकिन इनके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस आता है। आगे देखिए, इसी में 1 लगा दो बेटा। एनी बडी का क्या बन गया? एनी वन। समबडी का क्या बन गया? समवन। अरे मेरे दोस्त, नो बडी का क्या बना? नो वन। एवरीबडी का क्या बन गया? एवरी वन। आप इनको ऐसे लिख, तो मेरे दोस्त इनके साथ भी अपोस्ट्रोफी आप एस लगा सकते हो। एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, और इसी के साथ लो एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन। कोई बड़ी बात नहीं, दिमाग में एक ही बार बैठ गई। जैसे मुझे किसी के भी आइडिया की कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी के आइडिया की या किसी की सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप कर लूंगा। बात आप गुस्से में किसी को ये बोल रहे हो, सपोज मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, तो आप उसको मेरे दोस्त बोलोगे कैसे? आप बोलोगे बेटा, देखो अब एग्जाम्पल देखो इनके, आप बोलोगे आई डू नॉट वॉन्ट एनीबडीज एडवाइस। एनीबडीज एडवाइस, एडवाइस क्या होती है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन, सलाह नाउन, एसई वर्ब होता है, कराऊंगा भी नाउन वो कैब में कहा था ना। सो आई डू नॉट वॉन्ट एनीबडीज एडवाइस, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। ये सही हुआ, लेकिन पेपर में क्या देगा? पेपर में देगा बेटा, इसे साथ साथ कॉपी रखना है भाई। आई डू नॉट वॉन्ट एनीबडी एडवाइस। एनीबडी एडवाइस नहीं भाई, क्योंकि आपको तुरंत पेपर में याद आएगा, अरे सर ने हमें सिखाया था एनीबडी एडवाइस नहीं, एनीबडीज एडवाइस, किसी की सलाह। तो पेपर में ये गलत हुआ और ये पुत्र जी सही हुआ। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में। आपने कहा है हर किसी का बिजनेस किसी का बिजनेस नहीं होता, ये डायलॉग सुना है, तो आपने उस डायलॉग में एक चीज देखी होगी, आपने लिखा होगा एवरीबडीज बिजनेस। देखो ऐसे अपोस्ट्रोफी देखा होगा आपने, एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। किसी का भी बिजनेस नहीं होता। मतलब जो सब कर रहे हैं तुम करोगे तो क्या है? कुछ कर ही नहीं रहे फिर। देखो एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, तो बिजनेस क्या हुआ? नाउन। नाउन से पहले देखो अपोस्ट्रोफी एस, एवरीबडी पर भी, नोबडी पर भी, ये बिल्कुल सही हुआ। ठीक है। अरे यार, किसी की किताब टेबल पर रखी हुई थी, ठीक है, किसी की किताब टेबल पर थी यार, तो आप बोलोगे समबडीज बुक। समबडीज बुक, किसी की किताब, समबडीज बुक, हाँ, वॉज ऑन द टेबल। आप ये नहीं बोलोगे मेरे दोस्त कि समबडी बुक,
somebody बुक बोलोगे तो गलत हो जाएगा, somebody's बुक was on the टेबल बोलोगे तो इनके साथ आप ये भी लगा सकते हैं, या आप बोल दो someone's बुक, अगर someone है तो उस पर apostrophe s लगा दो, ठीक है, no one पे लगा दो, everyone पे लगा दो, तो इन पे आप apostrophe s का प्रयोग देखेंगे। ये हुआ मेरे बच्चे प्रोनाउन कॉन्सेप्ट का केस नंबर 1 कि इन पर आप लगा सकते हैं। एक केस और है इसलिए मैंने इसको 2 केस में बांटा है। कॉपी कीजिए, मैं स्क्रीन चेंज करूंगा बेटा, कॉपी कीजिएगा, साथ साथ मैं स्क्रीन चेंज करूंगा कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप चीजों को इस तरीके से देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है चीजों को लेकर। ठीक है भाई, तो बड़ी जिसके साथ लगा हो या 1 आप जिसके साथ अटैच करते हो। बेटा मैं पीएनजी नहीं देता। एक बच्चा कह रहा है सर ये जो आपने सेव किया इसको दे देना, मैं इसको डिलीट कर दूंगा क्लास के बाद। ठीक है, जब आपका नाउन कंप्लीट होगा मैं इसको डिलीट कर दूंगा। उसका एक रीजन है, सर पीएनजी दे दो ना। पीएनजी बेटा स्टूडेंट को अपाहिज बनाती है। एक बात बताओ, मैंने इतने सारे बैच पढ़ाए हैं, क्या मैं पुराने बैच में से फिर पीडीएफ बनवा के अंडरलाइन करा करा के ना पढ़ा देता बाकी टीचर्स की तरह? आप जयदीप सर से पढ़ रहे हो बेटा, हम ऑफलाइन के बादशाह रहे हैं। ऑफलाइन पढ़ा है मैंने पहले, मुझे मेहनत करनी आती है और अपने बच्चों से मेहनत करवानी आती है। आप अगर इन्हें नोट्स बनाओगे, अपने हाथ से लिखोगे ना, आप रिवीजन बहुत जल्दी कर पाओगे। ये पीएनजी ने लड़कों को अपाहिज बना दिया है। पीडीएफ का नशा करने लग गए हैं बच्चे, पीडीएफ सूंघ सूंघ के सो रहे हैं। उससे सिलेक्शन होगा, रजिस्टर आपके हाथ में होगा, 10-15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे, अपनी राइटिंग में लिखा हुआ। कुछ एक्स्ट्रा लिखने का मन हो लिख भी पाओगे, तो साथ साथ कॉपी करने में क्या आफत आ रही है? इन टीचर्स ने ही बर्बाद कर दिया बेटा तुम्हें। ये जो पीडीएफ से अंडरलाइन करा करा के पढ़ा रहे हैं ना, ये बर्बाद करेंगे तुम्हें। एक बात बताओ, अगर मैं पीडीएफ से अंडरलाइन करा करा के 2-4 क्लास में इस टॉपिक को खत्म कर देता, क्या समझ आता आपको? तो हाथ से लिखने जब स्टार्ट करोगे, अपना रजिस्टर, अपने नोट्स मेंटेन करोगे, तो पेपर से पहले ना आप दिल से मुझे दुआ दोगे सर कि आपने ठीक कहा था सर। तो पीडीएफ मिलेगी आपको, जो प्रैक्टिस पीडीएफ है, जो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना चिपको। इसलिए बेटा प्लीज हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट, आप कॉपी करिए, आपको बहुत मजा आएगा रजिस्टर से रिवाइज करने में। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा अंडरलाइन कराकर, अब देखो जब से डिजिटल बोर्ड आए हैं सब टीचर बन गए। याद है नहीं, खुद आता नहीं है, अंडरलाइन करा करा के बच्चों को करा दिया टाइम पास, इंग्लिश कर दी, इंग्लिश कर दी, इंग्लिश कर दी। कहां बच्चा सिलेक्शन लेगा? कोचिंग करेगा, सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। सिलेक्शन लेने के लिए टीचर और स्टूडेंट्स को दोनों को मेहनत करनी होगी, जो करके मानेंगे, जो हम करके मानेंगे। नोट्स बनाओ साथ साथ कॉपी करने बोलता हूं इसलिए। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2। भाई कॉन्सेप्ट नंबर 2 नहीं है, केस नंबर 2। मतलब क्योंकि प्रोनाउन की एक चीज बताई ना मैंने, हाँ, तो अब भी मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जो प्रोनाउन से रिलेटेड होगी। बेटा 2 प्रोनाउन और होते हैं। एक प्रोनाउन होता है बेटा ईच अदर, 2 के लिए यूज होता है बेटा ये ईच अदर, और एक प्रोनाउन होता है वन अनदर। इनके साथ भी आप अपोस्ट्रोफे एस लगा सकते हैं। क्या कहा मैंने? ईच अदर। और क्या कहा मैंने? वन अनदर। क्या कहा? ईच अदर और वन अनदर। आप इनके साथ भी अपोस्ट्रोफे एस लगा सकते हैं सर, बिल्कुल। तो जब आप ईच अदर और वन अनदर देखेंगे तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक्चुअल में क्या होते हैं बेटा? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक्चुअल में आप अगर देखोगे, हाँ, तो ये प्रोनाउन ही होते हैं। उनको एक दूसरे के आइडियाज पसंद आए थे। बनाना इंग्लिश सर, उनको, ठीक है, हाँ, उनको एक दूसरे के आइडियाज पसंद आए थे। तो आप क्या बोलोगे? एग्जाम्पल देख लो मेरे दोस्त। दे लाइक्ड, उनको पसंद आए थे। दे लाइक्ड ईच अदर्स आइडियाज, उनको एक दूसरे के आइडियाज पसंद आए थे। देखो अगर पेपर में आएगा दे लाइक्ड ईच अदर आइडियाज, ईच अदर आइडियाज नहीं सर, ईच अदर आइडियाज, तो अपोस्ट्रोफी लगाओगे, अदरवाइज पेपर में होगा ये मेरे बच्चे गलत और ये होगा सही। चलो जी बात को आगे बढ़ाते हैं। केस नंबर 3। सर एक और केस है, बिल्कुल एक और केस है। एक चीज आपको मैं सिखाता हूं, बड़े ध्यान से सुनेगा, बड़े ध्यान से सुनेगा। मैंने बोला दिस इज नॉट माई बुक, ये मेरी किताब नहीं है। दिस इज समवन एल्स बुक, ये किसी और की किताब है। ये किसी और की किताब है, मेरी किताब नहीं है। मुझे ऐसे बोलना है, ये किसी और की किताब है, ये मेरी किताब नहीं है। तो इसको मैं कैसे बोलूंगा? इसको मैं कैसे बोलूंगा? अब जरा वो मुझे आपको बताना है। अब ध्यान से सुनो। पहले मैं चीज लिखूंगा, फिर बाद में ऊपर कॉन्सेप्ट बना दूंगा। कैसे? एग्जाम्पल कर लो, कॉपी आप बेटा, और एक लाइन का गैप छोड़ देना, बस एक लाइन का गैप बहुत है। एक लाइन का गैप छोड़ के एक एग्जाम्पल लिखो। मैंने बोला दिस इज नॉट माई बुक, ये मेरी किताब नहीं है। हाँ, दिस इज, हाँ, ये है किसी और की किताब। अगर मुझे ये बोलना हो ना ये किसी की किताब है, तो somebody's बुक, somebody's बुक किसी की किताब, somebody's आइडिया किसी का आइडिया। आई डू नॉट वॉन्ट एनीबडीज आइडिया, मुझे किसी का आइडिया नहीं चाहिए। लेकिन अगर मुझे ये बोलना हो छुटकू ये किसी और की किताब है, बेटा somebody का मतलब है कोई और, somebody else,
एक लगता है। अब उसमें मैं कहां लगाऊं, ये मेरी किताब नहीं है, ये किसी और की किताब है, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज समबडी एल्स बुक। ये मेरी किताब नहीं है, दिस इज समबडी एल्स बुक, मैं ऐसे लिखूंगा। एग्जाम में क्या देगा, एग्जाम में देगा डियर दिस इज समबडीज एल्स बुक। अच्छा, अब आप क्या फंस गए, अब आप कहां फंस गए, उसने अपोस्ट्रोफे समबडी पे लगा दिया, क्योंकि आपने देखा था, हां सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि समबडी पे आइडिया लगा दिया, हां क्योंकि समबडी पे ही अपोस्ट्रोफे एस आएगा ना। लेकिन बेटा आप भूल गए, अब समबडी समबडी ना रहा, उसके साथ एल्स ने कंपाउंड बना दिया। समबडी नहीं होता बेटा, समबडी एल्स होता है। Anybody else, everybody else, nobody else, no one else, everyone else, anyone else, someone else। तो अब जब ये कंपाउंड बन गया, तो उस कंपाउंड के बाद ही तो अपोस्ट्रोफे एस आएगा और ये बुक उसका अधिकार होगी, वरना ऐसा लगेगा बेटा somebody else, जैसे ये else इस somebody का है, वरना ऐसा लगेगा पुत्र ये else इस somebody का है। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो एल्स समबडी का नहीं है, समबडी एल्स की किताब है, तो पहले पूरा वो बंदा लिख तो लो, वो पूरा का पूरा वो बंदा पहुंचा तो दो वहां, उसके बाद ही तो अपोस्ट्रोफे लगाओ। तो पेपर में ये एरर भी पूछा गया है, आपका ये चीज होगी गलत माय डियर स्टूडेंट्स, और ये होगा सही। इसलिए मैंने एक ही लाइन का गैप डालने बोला। क्या डालने बोला कि बेटा आप अगर समबडी एल्स पे लगा रहे हैं, हां, तो आप समबडी एल्स लिखेंगे और उसके बाद अपोस्ट्रोफे लगाएंगे। ऐसे ही बेटा एनीबडी एल्स आप लिखेंगे तो पहले आप एनीबडी लिखेंगे, एल्स लिखेंगे, उसके बाद अपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। अरे इन शॉर्ट अगर मैं कहूं लड्डू, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, कॉपी कीजिएगा साथ साथ, इसका मतलब सर जिसके साथ भी, हां जिसके साथ भी आपका एल्स फिक्स है, तो आप एल्स लिख लोगे पहले, हां, और उसके बाद अपोस्ट्रोफे लगाओगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपाउंड बन चुका है, हां। तो जब इस पर आप अपोस्ट्रोफे एस लगाओगे तभी तो आगे आप प्लस में कोई नाउन लिखोगे, तो उस पर एल्स आएगा, पहली बात, ठीक है, पहली बात। तो आपका यहां पर ये जो है वो नाउन आपका आ जाएगा। दूसरी बात मेरे दोस्त, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे गुरुजी एक बात अगर बताएं तो क्या ये हिसिंग साउंड नहीं आ जाते क्या ऐसे? बेटा इसकी साउंड अलग निकालते हैं वो लोग, एल्स जो है ना, हाँ, समबडी एल्स बुक, एल्स ज टाइप की साउंड बना देते हैं, इसलिए इसको हिसिंग साउंड में कंसीडर नहीं करते वो लोग। इसको कैसे बोलते हैं वो इसको बोलते हैं बेटा समबडी एल्स बुक, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है। इसलिए बच्चा सोचता है कर ये हिसिंग साउंड आ जाए और सर मैं इसको भी पेपर में काट दूं, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने आपको साउंड भी क्लियर करके दे दी, इसकी ज टाइप की साउंड आ जाती है, समबडी एल्स बुक। तो इस चीज का भी आपको बखूबी पेपर में ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से चीजें बन रही है। चलो बेटा फटाक से आप जरा अब इसको कॉपी कर लीजिए। आसान हुआ? तो कितने कॉन्सेप्ट हुए? 3, और तीनों का मैंने मतलब 3 केस हुए, और इसका नाम मैंने क्या डाल दिया? प्रोनाउन कॉन्सेप्ट। अच्छे से डाला, क्योंकि आपको देखना इन्हीं के साथ एल्स आएगा तो एल्स के बाद अपोस्ट्रोफे आएगा, और ईच अदर और वन अनदर के साथ भी आप अपोस्ट्रोफे एस देख सकते हैं। चलो लो प्रभु का नाम, और अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं। क्या कहा चुटकू? कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं। ये आ गया बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये केस नहीं, खत्म हो गया प्रोनाउन कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? गुरुजी यहां भी ये पोजेशन दिखा रहा है, लेकिन मैंने एक बात कही थी आपको, अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग खाली पोजेशन के लिए नहीं होता, अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग खाली पोजेशन के लिए नहीं होता, तो कुछ और के लिए भी होता है सर, कुछ और के लिए भी होता है। कैसे? जब आपको वेट मेजरमेंट बतानी हो, जब आपको वेट मेजरमेंट बतानी हो, आप किसी की वेट मेजरमेंट बता रहे हैं, ठीक है, आप किसी का वजन बता रहे हैं, कैसे? यार क्या कर लेगा ये, 1 टन का वजन उठा लेगा, 1 टन का वजन उठा लेगा, ठीक है, तो आप वजन बता रहे हो, 1 टन का वजन ये उठा लेगा, तो उसमें क्या करता है ये, उसमें चीजों को बस छोटा करके लिख देता है। मैं ये नहीं बोलूंगा द वेट ऑफ 1 टन, वो बोल देगा बेटा 1 टन्स वेट। अब बच्चा बोलेगा गुरुजी आपने कहा था अपोस्ट्रोफे एस का यूज हम इंसान के लिए करते हैं। मैंने बोला गलत, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। मैंने कहा अपोस्ट्रोफे एस
अगर पोजेशन को दिखाएगा तो इंसान के लिए आएगा, नॉन लिविंग थिंग के लिए बिल्कुल नहीं आ सकता। लेकिन बेटा जी यहां पर जब वेट मेजरमेंट हम करते हैं और हम ये करते हैं 1 टन्स वेट, और आप ऐसा लिखा हुआ देखते हैं बेटा 1 टन्स वेट, और ये सही होता है। अब बच्चा कहता है यार टन पे अपोस्ट्रोफी एस कैसे आ गया, वो तो इंसान के लिए आता है, आप भी बचपन में ऐसा सोचते थे। फिर टीचर आपको कहता था एक्सेप्शन है, रूल नंबर 12 धारा नंबर 23। पागलपन है ये एक्सेप्शन नहीं है बेटा, दिस इज अनदर यूज ऑफ अपोस्ट्रोफेस। ये दूसरा यूज है छुटको, एक और यूज है अपोस्ट्रोफेस का। देयर आर सो मेनी यूजेस बेटा, बहुत सारे फंक्शंस हैं अपोस्ट्रोफे के, उसमें से एक ये है, उसमें से एक ये है। आपने वो चीज देखनी है यहां। इसलिए जब कभी वेट मेजरमेंट बताया जाता है तो उसको शॉर्ट में लिखते हैं। अब ये नहीं लिखते द वेट ऑफ 1 टन, उसको बोल देते हैं 1 टन वेट, कहानी खत्म। तो जब आप वेट मेजरमेंट में ऐसा एग्जाम में देखेंगे तो आप तुरंत से समझ जाएंगे हाँ गुरुजी ने ये कराया था। अच्छा बेटा 1 ग्राम का वजन है तो आप क्या लिख दोगे 1 ग्राम्स वेट, 1 ग्राम्स वेट, 1 ग्राम का वजन। अब 1 ग्राम का वजन क्या था, 1 ग्राम की पोजीशन दिखा रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कहां से पोजीशन दिखाएंगे ग्राम की, हम इंसान की पोजीशन होती है बेटा। तो अपोस्ट्रोफे एस अगर पोजीशन दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए आएगा, लेकिन वेट मेजरमेंट में वो पोजीशन नहीं दिखाता सर, वो एक छोटा रूप दिखाता है, बस छोटा रूप एक बड़ी सी बात का, 1 टन का वजन है। तो वही चीज आप यहां पर वेट मेजरमेंट में लिख रहे हो। अच्छा 1 किलोग्राम का अगर वजन होगा तो आप ऐसे बोल दोगे 1 किलोग्राम्स वेट, बस। तो इस तरीके से आपको यह चीज समझते हुए चल रही है, इस तरीके से आपको यह चीज समझते हुए चल रही है। बोलो जी हां समझ आ गया, पक्का। चलो अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करता हूं मेरे दोस्त, जो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है बेटा, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, और यह होता है बिल्कुल इसी से रिलेटेड है जो यहां पर आप बात करने लग रहे हो, इसको बोलते हैं हम बेटे बच्चे रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मनी, पैसे से रिलेटेड। कैसे बेटा, जब आप जैसे वजन की क्या बता रहे हो मेजरमेंट, उस वजन की वैल्यू 1 टन का वेट है, 1 किलोग्राम का वेट है, 1 ग्राम का वेट है, इस तरीके से बता रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से जब आप पैसे की वैल्यू बताते हो, ठीक है, या पैसे की वर्थ बताते हो बेटा, पैसे की वर्थ बताते हो या पैसे की वैल्यू बताते हो, ठीक है। वैल्यू को थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, वो ज्यादा तुम्हें मिला हुआ ना नजर आए, ये ऐसे है बेटा। पैसे की आप वैल्यू बताते हो या पैसे की आप वर्थ बताते हो तो भी अपोस्ट्रोफे एस का यूज होता है, लेकिन पोजेशन नहीं दिखाता, पोजेशन नहीं दिखाता। ऐसा नहीं है कि जैसे इसमें नहीं बेटा, यहां नहीं, यहां ये पोजेशन दिखा रहा है, वहां वो पोजेशन दिखा रहा है, लेकिन ये यहां नहीं दिखा रहा पोजेशन, ठीक है। हां जैसे आपके पापा ने आपको एक बात बोली, एक पैसे की वैल्यू पता है तुझे, 1 रुपए की वैल्यू पता है तुझे क्या होती है, 1 रुपए की वैल्यू पता है तुझे क्या होती है, तो पापा आपको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये नहीं बोलेंगे कि सर 1 पैसे की वैल्यू, पापा 1 रुपए की वैल्यू पता हो, किस में पूछ रहे हो आप, 1 रुपए की वैल्यू पाकिस्तान की करेंसी में पूछ रहे हो या डॉलर में पूछ रहे हो या पाउंड में पूछ रहे हो, बताओ पापा किस में। ऐसे नहीं, वो वहां आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप वर्थ पूछने की कोशिश भी कर सकते हो। एक बात बताओगे, आप बताओगे एक बात बता यार, 1 पाउंड की वर्थ कितनी है, अच्छा 1 डॉलर की वर्थ कितनी है, 1 डॉलर की वर्थ कितनी है, कहता है शायद 84 रुपए चल रही है। ऐसे द वर्थ ऑफ $1, आप ऐसे लिखते ना इसको, ये शॉर्टकट कर दिया, ये शॉर्टकट कर दिया। क्या यहां ये पोजेशन दिखा रहा है, नहीं, द वैल्यू ऑफ 1 रुपी, द वैल्यू ऑफ 1 रुपी। अगर मैं ऐसे बोलूं, देखना बेटा यहां पर आप इसको स्टार लगाएंगे और लिखेंगे द वैल्यू ऑफ 1 रुपी, 1 रुपए की कीमत। वो याद ना, जैसे 1 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू है। वर्थ कीमत ही तो होता है बेटा, वैल्यू भी कीमत है, वर्थ भी कीमत। तो अगर मैं कह रहा हूं छुटकू द वैल्यू ऑफ 1 रुपी, ऐसे बोल रहा हूं ना, द वैल्यू ऑफ 1 रुपी, इसी को कॉन्ट्रास्ट कर दिया। कॉन्ट्रास्ट करना क्या होता है बेटा, थोड़ा सा छोटा, कॉन्ट्रैक्शन बोल दो एक तरीके से। तो क्या करना, छोटा रूप, छोटा रूप। तो क्या किया उसने, 1 रुपीज वैल्यू, 1 रुपीज वैल्यू, ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते। अच्छा द वर्थ ऑफ 1 पाउंड, 1 पाउंड की वर्थ,
आप इसको ऐसे लिखते हैं ना, द वर्थ ऑफ 1 पाउंड। 1 पाउंड की वैल्यू कितनी होती है भाई? मैंने आपसे पूछा द वैल्यू ऑफ या द वर्थ ऑफ 1 पाउंड, ऐसे बोल सकता था, सही है बेटा, लेकिन मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1 पाउंड्स वर्थ। ये भी मेरे दोस्त सही हुआ, ये भी सही हुआ। तो इसमें अपोस्ट्रोफेस क्या पोजेशन दिखा रहा है? नहीं गुरुजी, इसमें सिर्फ और सिर्फ चीजों को छोटे रूप में दिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपनी मर्जी से नहीं दिखा सकते बेटा, जहां जहां वो यूज करते हैं उसको छोटा रूप देने के लिए, वहां वहां हम इसको यूज करते हैं। इसलिए मैंने कहा अपोस्ट्रोफेस के बहुत सारे फंक्शन है, पोजेशन भी दिखाता है तो छोटे रूप में भी वही दिखाने का काम करता है। इसलिए यहां पर भी आप अपोस्ट्रोफेस और यहां पर भी आप अपोस्ट्रोफेस का यूज देखते हो। लेकिन ये सिलसिला अभी रुका नहीं, ये सिलसिला अभी आगे बढ़ेगा अगले कॉन्सेप्ट में। अगले पेज से फटाक से कॉपी करो, मैं स्क्रीन बदल रहा हूं, मैं स्क्रीन बदल रहा हूं डियर, फटाक से कॉपी कीजिएगा, मैं स्क्रीन बदल रहा हूं। बदल दो मेरे भाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगला क्या है सर? बेटा आप एक जगह और अपोस्ट्रोफेस का यूज करते हो जब आप समय की बात करते हो। जब आप किसकी बात करते हो? समय की, टाइम। आपने बोला सर मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए। अब यार 1 दिन की छुट्टी चाहिए तो क्या दिन अपनी पोजीशन दिखाने लग रहा है क्या? 1 दिन की छुट्टी है, तेरी नहीं है, मेरी छुट्टी है, पोजीशन नहीं दिखा रहा। आप उसको ऐसे नहीं बोल रहे द लीव ऑफ 1 डे, आपने डायरेक्ट बोल दिया 1 डेज लीव। अरे यार आज का मैच तो बड़ा बढ़िया था, टुडेज मैच। तो उस केस में वो चीजों को छोटा कर रहा है, पोजीशन नहीं दिखा रहा बेटा। आज का मैच नहीं होगा, मैच तो प्लेयर्स का होगा, मैच आज का नहीं होगा, मैच तो प्लेयर्स का होगा। इसलिए आप टाइम के साथ अपोस्ट्रोफेस देखते हैं जिसमें वो चीजों को क्या करता है? छोटे रूप में दिखाता है। टुडेज मैच, टुडेज वेदर, है ना, टुडेज मैच, 1 डेज लीव। आप इसीलिए उन पर अपोस्ट्रोफेस देखते हैं मेरे दोस्त, और आप देखते हो गुरुजी हमें ऐसा लिखा देता है 1 डेज लीव, 1 दिन की छुट्टी। तो यहां पर वो चीजों को क्या कर रहा है? छोटे रूप में कहने की कोशिश कर रहा है। पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए सर मुझे, तो भाई 1 वीक्स लीव, भाई ये ले। सर 1 महीने की एब्सेंस रही है सर उसकी, तो आप क्या करोगे? आप मंथ्स एब्सेंस या 1 मंथ्स एब्सेंस ऐसे भी लिख सकते हो। आप उसे ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हो, तो इसमें आप कर क्या रहे हो? हां तो ये चीज है सर, एक पल भर की देरी हुई थी, पल भर की देरी। आप बोलते हो ना पल भर की देरी, ठीक है, तो उसको पता है क्या बोलते हैं? आ मूवमेंट्स डिले, आ मूवमेंट्स डिले। और जो मैं लिख रहा हूं इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा, मैं क्योंकि सारा पढ़ा रहा हूं। ऐसा मत सोचे ना कुछ नया आएगा, नया कहां से बना देगा? ग्रामर का अंत है जयदीप सर, आपको ग्रामर खत्म करके दूंगा मैं, बिल्कुल इससे बाहर आ ही नहीं सकता नाउन में। और जब नाउन पूरा करेंगे तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप यही करोगे। इसलिए आप बोलते थे ना टुमारोज मैच, टुडेज मैच, क्यों बोलते हो आप? टुडे मैच, टुडेज मैच। इसलिए आप मेरे शेर पुत्र ऐसे भी देखते हो कि जब आप इन चीजों में देखते हो तो हम देखते हैं इनमें छोटे रूप में वो यूज होने लग रहा है, टुमारोज शेड्यूल। आप इस तरीके से जो चीजें देखते हैं वो पुत्र जी ऐसे दिखते हैं। धन्य, आसान हुआ, वेरी गुड। अब कहानी ये बनती है बेटा, कहानी अगर मैं 2 दिन की छुट्टी बोलूंगा, 3 दिन की छुट्टी बोलूंगा, 5 दिन की छुट्टी बोलूंगा, तो उनमें जब अपोस्ट्रोफेस देखोगे तो आप यही बोल लोगे, सिंपल सी बात है। 1 डेज लीव, 2 डेज लीव, 3 डेज लीव, 4 डेज लीव, जो भी आपको बोलना है ब्लिंक कलर। तो वो चीज यहां पर आती है, तो इसको मैं बोल देता हूं कि टाइम से रिलेटेड भी आप ये चीज लगा सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा देखो ऐसा बताओ, मैं यार 1 घंटे का समय लूंगा, मैं 1 घंटे का समय लूंगा इस काम को खत्म करने के लिए। बनाओ इंग्लिश, तो आप क्या बोलोगे? मैं 1 घंटे का समय लूंगा इस काम को खत्म करने के लिए। आई विल टेक, हां देखना, आई विल टेक एन आवर्स टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क। I will take an hour's time to complete this work. To complete this work, इस काम को करने के लिए I will take an hour's time, 1 घंटे का समय लूंगा। an hour time नहीं बोलोगे, an hour's time, 1 घंटे का समय। तो आपने पेपर में देखा, हां हमारे गुरुजी ने हमें पढ़ाया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नया कुछ नहीं बेटा, सब कुछ मैं बताऊं।
तो इस तरीके से पेपर में ये चीज पूछी जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में। आपने बोला हाँ सर आप ठीक कह रहे थे, अपोस्ट्रोफी एस बेटा बहुत बड़ा टॉपिक है, अपोस्ट्रोफी बड़ा टॉपिक है, तो उसके सारे फंक्शन आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, आप छोड़ नहीं सकते। कैसे रहेंगे दिमाग में? बार बार रिवाइज करके मेरे साथ। आइए नेक्स्ट देखते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट की बारी। एक और कॉन्सेप्ट है बेटा बहुत ही प्यारा ऐसा सा। आज आपको पता चल रही है ना कि अपोस्ट्रोफी एस खाली पोजेशन नहीं दिखाता, उसके तो बहुत सारे काम है। सर टाइम के बाद क्या हुआ? टाइम के बाद क्या हुआ बेटा? टाइम के बाद हम आ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें हम हेवनली बॉडीज को लेके आ जाते हैं। हेवनली बॉडीज जिनको हम सेलेस्ट्रियल बॉडीज भी कहते हैं, या हम यहां पर लेके आ जाते हैं बेटा जिसको हम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स भी कह देते हैं। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं ये ऑब्जेक्ट्स? ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये जमीन। ये चांद, ये सितारे है, ये सूरज, ये जमीन, आप इन पे अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो। क्यों बोलते हो अब द सन्स रेज? और इनसे पहले आप आर्टिकल दा भी लगाते हो, है कि नहीं? तो आर्टिकल की बात तो खैर आर्टिकल की हुई, लेकिन पाजी द सन्स रेज, द मून्स प्रेजेंस, द अर्थ्स सरफेस, आप इन पर अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो। क्या तुम ये करना चाह रहे हो कि बेटा वहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगा के उस धरती की पोजीशन दिखा रहे हो? नहीं। द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये बिल्कुल सही है। द अर्थ्स सरफेस, ये भी सही है। तो उस चीज को सिर्फ छोटा करने के लिए इस चीज को लिखा जाता है। तो इसीलिए आप क्या करते हो, चलो मेरे शेर ध्यान से सुनो, मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं द सरफेस, ठीक है, द सरफेस ऑफ द अर्थ, मैं इसे ऐसा भी तो कह सकता हूं, लेकिन पुत्र मैंने इसको कह दिया द अर्थ्स सरफेस। तो आपने क्या सोचा, ये अर्थ का, आपने क्या सोचा ये अर्थ का पोजीशन दिखा रहा है? नहीं, इसका एक छोटा रूप दिखा रहा है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो बेटा अब जरा इसके बाजू में मैं एक चीज लिख दूं। जब हम ये बोलते हैं मेरे दोस्त द, हाँ ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं लिख रहा हूं द सन्स रेज, तो आप इस पे अपोस्ट्रोफी एस देखते हो, बिल्कुल सही है मेरे पुत्र। मैंने लिखा द मून्स प्रेजेंस, तो इसका मतलब मैं मून पर क्या लगाने की कोशिश कर रहा हूं? अपोस्ट्रोफी एस लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चीज भी क्या हुई? अपने आप में सही हुई। आप बोलते हो द अर्थ ग्रेविटी, द अर्थ, आप लिखते हो ना बेटा द अर्थ ग्रेविटी, आप इसको यूज करते हैं मेरे दोस्त। ये गलत हुआ या सही हुआ? अरे बोल दे मेरे भाई। हेलो भाई साहब, क्या कह रहे हो? सही हो गया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ, इन्हीं को बोलते हैं बेटा हम हेवनली बॉडीज, जो इस धरती से नहीं रिलेटेड है चीजें, उनको हम सेलेस्ट्रियल बॉडीज भी बोल देते हैं। वो कैब में पढ़ाऊंगा बेटा। इसको हम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स भी हम इसको कह देते हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स भी हम इसको कह देते हैं। तो आप इनके साथ भी अपोस्ट्रोफी ऐसे देखते हो, तो वहां पर आपकी ये चीजें काम आती हैं। ठीक है, जिनको कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ पर्सोनिफिकेशन भी कह दिया जाता है बेटा। पार्ट ऑफ पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन जानते हैं शब्द? कॉपी मत करना, बता देता हूं मैं, कॉपी नहीं करना है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब पता है क्या होता है बेटा? पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, पर्सन, मानवीयकरण, पर्सन, जिसमें आप नॉन लिविंग थिंग को भी एक इंसान से रिलेट करके देख लेते हो। इसलिए हम एक बात बताओ, हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं, करते हैं ना? सूर्य देवता की पूजा करते हैं ना सर? हाँ, तो वो चीज क्या है यहां? क्यों कर रहे हो? वो तो नॉन लिविंग थिंग नहीं सर, हमारी फीलिंग्स उनके साथ जुड़ी हुई। तो इसलिए भी आप कह सकते हो मेरे बच्चे कि इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा के हम ऐसा लग रहे हैं जैसे वाकई में हम उनकी बात कर रहे हो, हम वाकई में उनकी बात कर रहे हो। ये सूरज की किरणें, द सन्स रेज। तो धरती माता है, हम चूमते हैं उनको, हम क्या बोलते हैं? द अर्थ सरफेस, धरती माता का जो सरफेस है, धरती माता का, उनको एक माता के समान ही मान रहे हैं हम। तो आप देखोगे ना कहीं आपको पर्सोनिफिकेशन चूमते हैं उनको, हम क्या बोलते हैं? द अर्थ सरफेस, धरती माता का जो सरफेस है, धरती माता का, उनको एक माता के समान ही मान रहे हैं हम। तो आप देखोगे ना कहीं आपको पर्सोनिफिकेशन की झलक भी नजर आ जाएगी। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मेरे दोस्त, चीजों को इंसान की तरह ट्रीट करना। जैसे
बंदा क्या बोलता है, अपने कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलता, बुरा लग जाता उसको, मेरे कुत्ते को कुत्ता क्यों बोल दिया, कहता कुत्ते को कुत्ता ही तो बोलूंगा, तो कहता ऐसे नहीं बोल सकता, मेंबर की तरह मानते हैं हम इसको, बुरा लगेगा उसको, नहीं बोलना चाहिए। वही चीज यहां पर आती है मेरे बच्चे, वही चीज यहां पर आती है। तो जो पर्सोनिफिकेशन जो आपका एक ट्रीट होता है ना चीजों को, हर एक का एक दिन की छुट्टी, छुट्टी दिन की नहीं होगी, छुट्टी मेरी ही होगी, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए सर, तो वह छुट्टी मेरी ही होगी दिन की नहीं होगी। लेकिन वो चीज आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलनी है यहां पर, ठीक है, अंडरस्टैंड करके चलनी है, डन है। तो आपको हिंट ऑफ पर्सोनिफिकेशन यहां पर मिल जाती है। इसी के बाजू में आप चाहो तो आप लिख सकते हो हिंट ऑफ पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन की हिंट आपको यहां पर नजर आ जाएगी, पर्सोनिफिकेशन की हिंट आपको यहां पर नजर आ जाएगी, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। हुआ जी ये कॉन्सेप्ट भी, बढ़ ले आगे अगले कॉन्सेप्ट पर। बताओ मेरे दोस्त, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कराऊं फिर मैं, ऊपर जगह खाली है अपने पास, खोपचे में ले लेते हैं उसको आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे शेर, अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। जैसे आपने प्रभु यहां पर लगाया हेवनली बॉडीज का, मेरे दोस्त जिक्र किया है आपने यहां पर कि हेवनली बॉडीज के लिए, इसलिए यहां पर आप अपोस्ट्रोफी लगाते हो। बेटा आपने एक चीज पढ़ी होगी, आएगी आपकी वोकैब में मेरे पुत्र, इडियम्स एंड फ्रेजेस। आपके आपके पास क्या आएंगी, इडियम्स एंड फ्रेजेस। बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं, जिनका फिक्स मीनिंग दिया गया होता है, वो हमें याद करना होता है, उनका फिक्स मीनिंग हमें याद करना होता है सर। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या क्या मतलब होता है बेटा, आप इनका लिटरल मीनिंग देखते हैं या आप इनका फिक्स्ड मीनिंग देखते हैं, सर हम इनका फिक्स्ड मीनिंग लेते हैं। हाँ तो बेटा इनके साथ अगर अपोस्ट्रोफेस फिक्स है तो आप कुछ नहीं कर सकते बेटा। इडियम्स एंड फ्रेजेस में फिक्स्ड मीनिंग होता है, ये फिक्स्ड फ्रेजेस होती है, फिक्स्ड होते हैं। हाँ तो इनके साथ भी क्या यूज होता है, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस को, ठीक है, बहुत से इडियम्स, ठीक है, बहुत से इडियम्स में यूज किया गया है। तो वो जो यूज किया गया है, जो आप इडियम्स एंड फ्रेजेस में अपोस्ट्रोफी पढ़ोगे तो वहां अपनी उंगली मत लगा देना, ओए ये यहां कैसे यूज हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस में यूज हुआ, लेकिन अपोस्ट्रोफेस तो पोजेशन दिखाता है। मैंने बोला फिर से वही पागलपन, डंडा खाना है। अपोस्ट्रोफेस बहुत कुछ दिखाता है बेटा, वो कॉन्सेप्ट कर करके पागल हो गया। देखो ना कितने कॉन्सेप्ट आ गए। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी बेटा अपोस्ट्रोफेस को फिक्स किया गया है। जब वहां फिक्स किया गया है, इसलिए आप क्या पढ़ते हो, इतनी दूरी, एट एन आर्म्स लेंथ, भाई इतना डिस्टेंस कम से कम रख, तो आप इसको पढ़ते हो, वो पहले से ही फिक्स है बेटा, एट एन आर्म्स लेंथ। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर अपोस्ट्रोफी क्यों आ गया बेटा, फिक्स है, इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो सर इसको कहां याद करेंगे, पार्ट ऑफ वोकैब। बेटा ये वोकैबरी जब इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आपको याद कराऊंगा, तो मेरे दोस्त वहां पर मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको याद करा रहा हूं, अपने आप वहां पर आप अपोस्ट्रोफी देखते चले जाओगे, सिंपल है। तो ये तो याद ही नहीं करना। तो इडियम्स में पूछेगा इस चीज को। अच्छा पत्थर फेंकने की दूरी है, बस हमारा घर इतनी नजदीक है, तो पत्थर फेंकने की दूरी का मतलब क्या होता है बेटा, वेरी नियर। पत्थर फेंकने की दूरी का मतलब क्या होता है, वेरी नियर, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, पत्थर फेंकने की दूरी मतलब वेरी नियर। वरना आप ये बोलोगे स्टोन पर अपोस्ट्रोफी कैसे आ गया, अरे मेरे बच्चे इडियम्स एंड फ्रेजेस है। नेचर के प्रकोप से तुम बच नहीं सकते, नेचर्स फ्यूरी, नेचर्स फ्यूरी। अरे इस कुदरत की सुंदरता को तो देखो, आप देखते हो नेचर्स ब्यूटी, नेचर्स ब्यूटी देख रहे हो बेटा, आप इस पर अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो, समझ है, इस पर आप अपोस्ट्रोफी लगाते हो, नेचर्स फ्यूरी, नेचर्स ब्यूटी, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट एन आर्म्स, बहुत सारे इडियम्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, आराम से आप उसको करोगे तो वहां पर भी आपको अपोस्ट्रोफी एस की झलक नजर आएगी। अब जरा एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, नोट फॉर एग्जाम, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो सर करार क्यों रहे हो, करा क्यों रहे हो गुरुजी, ये मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी के लिए करा रहा हूं, ताकि आप यहां पर रिलैक्स हो जाए। क्या नोट फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए नहीं। पता बेटा होता क्या है, भाषा में हमारे पोइट्स होते हैं, भाषा में हमारे पोइट्स होते हैं। पोइट्स क्या करते हैं, डू नॉट फॉलो ग्रामर। पोइट्स कभी ग्रामर फॉलो नहीं करते। पोइट्स जिस चीज को भी कुछ भी बनाना चाहे सब कुछ बना सकते हैं। हम तो ग्रामर में कहते हैं यार इंसान का कंपैरिजन इंसान से करो, लेकिन पोइट्स इंसान का कंपैरिजन जानवर से भी कर देते हैं।
बोलते नहीं, अरे बनना है तो शेर बनो। अबे शेर कैसे बनूंगा, आदमी रहूंगा मैं तो। समझ रहे हो? तो पोइट्स क्या करते हैं बेटा, वो ग्रामर को फॉलो नहीं करते। पोइट्स डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो ग्रामर। वो ग्रामर फॉलो नहीं करते। अब नहीं करते तो हम क्या कर रहे हैं, अरे सर रमेश है, हाँ उस पर अपोस्ट्रोफी बस मत लगाओ, खाली अपोस्ट्रोफी लगाओ। लेकिन बेटा अगर आप देखते हो, सर मैंने एक पोइट, आप सब जानते होंगे कीट्स, सब जानते हैं आप कीट्स को, हाँ उन पर अपोस्ट्रोफी एस लगा दिखेगा आपको, कहीं भी देख लेना। अगर वो ऐसे भी लिखेगा ना कीट्स पोएम्स, तो आपको कीट्स पर अपोस्ट्रोफी एस दिखेगा। इसलिए ऐसे नेम ऑफ पोइट्स जिनके साथ नाम के साथ एस है, तो स्टिल उनके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, कीट्स पोएम्स बोलते हैं। इसलिए एग्जाम में नहीं आता, क्योंकि ये चीज रिलेटेड होगी बेटा पोइट्री से, और पोइट्री से रिलेटेड मामले हमारे एग्जाम के लिए नहीं, क्योंकि जहां ग्रामर ही काम नहीं करेगी वो एग्जाम भी काम नहीं करेगा। बट ये आपकी सिर्फ जानकारी के लिए बताया, ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन, नॉट फॉर एग्जाम, ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन, ओनली फॉर योर नॉलेज। आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है, ताकि आप परेशान ना हो अगर ऐसी कोई चीज देखते हैं। ठीक है, तो जो जॉन कीट्स हैं उनके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस देखते हो, जो कि सही होता है, क्योंकि पोइट्स कभी ग्रामर फॉलो नहीं करते। वो तो यही कहते हैं ना, याद है ना, वो बूंद उस आसमां से गिरी है, ना जाने उस बूंद के नसीब में क्या होगा। क्या वो सीप के मुंह में जाके मोती बनेगी, या वो किसी गटर के पानी में मिलकर गटर के पानी का हिस्सा बनेगी, या फिर किसी वो आग में जलकर राख हो जाएगी, खाक हो जाएगी, या हो सकता है वो किसी भगवान की मूर्ति पर जाकर गिरेगी, उनके चर्च को स्पर्श करेगी। ना जाने ही उस बूंद के नसीब में क्या है, बस आसमां से अभी निकली। आप बोलोगे वाह वाह गुरुजी वाह, बट कहां गई ग्रामर? वो कुछ नहीं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो पोइट्स हैं। सो पोइट्री यहां पर यही काम करती है मेरे दोस्त, इस चीज को आप याद रखो। चलिए कॉपी कीजिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दिस इज नॉट फॉर योर एग्जाम। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ये बेटा पता होने चाहिए, वरना कई बार आप सर में दर्द हो जाता आपके, ये क्या हुआ सर, इसको कैसे यूज करेंगे सर, मैं तो कंफ्यूज हो गया था। वो चीज आपको पता होनी चाहिए। बताइए मेरे दोस्त, यहां तक कोई भी आपके लिए समस्या? डन है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला कॉन्सेप्ट भी बहुत प्यारा है और बहुत बेसब्री से आपसे मिलना चाहता है। इसको बोलते हैं बेटा नाउन कंपाउंड। याद रखिएगा, जब कभी भी जोड़ जोड़ के नाउन के कंपाउंड बना दिए जाते हैं। नाउन कंपाउंड नाउन नंबर टॉपिक का हिस्सा है। नाउन नंबर में मैं नाउन कंपाउंड पढ़ाऊंगा, ठीक है। नाउन नंबर में बेटा, नाउन नंबर भी नाउन का ही एक टॉपिक है, जो आगे हम पढ़ेंगे एक दो क्लास के बाद, उसमें पढ़ाऊंगा। लेकिन यहां पर इससे भी रिलेट कर रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा बेटा। जब आप नाउन कंपाउंड बनाते हैं, कई चीजों को जोड़ जोड़ के कंपाउंड बनाते हैं, जैसे समबडी में एल्स जुड़ा था, एवरीबडी में एल्स जुड़ा था, तो वो जुड़ने के बाद अपोस्ट्रोफी आया। यही काम यहां पर होगा मेरे बच्चे, नाउन कंपाउंड के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे और फिर आप उसका नाम लिखोगे, अगला जो भी उसकी पोजेशन है, जो भी उसकी पोजेशन है फिर वो लिखोगे, ठीक है, जो भी उसकी पोजेशन, ठीक है, वो आ जाएगी, पोजेशन बाद में आ जाएगी। तो ये अपोस्ट्रोफी एस नाउन कंपाउंड के एंड में लगेगा बेटा, बीच में कहीं नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, बीच में आप कैसे लगा दोगे? जैसे बेटा सन इन लॉ क्या होता है? दामाद होता है। अगर दामाद की गाड़ी है, ये मेरे दामाद की गाड़ी है, आप कैसे बोलो? ये मेरे दामाद की गाड़ी है, तो आपको कैसे बोलना चाहिए बेटा? दिस इज माई सन इन लॉज कार। ये मेरे दामाद की गाड़ी है, ये बिल्कुल करेक्ट हो। क्यों? क्योंकि बेटा ये हुआ दामाद, सन इन लॉ हुआ कंपाउंड, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस और उसके बाद वो पोजेशन, बिल्कुल करेक्ट हो। लेकिन पेपर में क्या करेगा? पेपर में उल्टा सीधा कर देगा, ऐसे लिख देगा सन्स इन लो कार, बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत, नॉनसेंस। ऐसे लिख देगा सन इन्स लो कार, बिल्कुल गलत होगा। तो वो सन्स इन लो कार नहीं बनेगा, सन्स इन लो लिखो फिर अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, क्योंकि ये नाउन कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड क्या हुआ बेटा? ये यहां पर कंपाउंड खत्म हुआ और कंपाउंड के बाद आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाया। इस बात को आप दिमाग में रखोगे। तो यहां से ये भी पेपर में आया तो गलत हुआ, ये भी पेपर में आया तो गलत हुआ, आप इसको ठीक करो। इसलिए बोलते बेटा कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ पूरा लिखो, पूरा लिखने के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा दो। कमांडर इन चीफ पूरा लिखो, पूरा लिखने के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा दो। तो बहुत छोटा सा बारीक सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही प्यारा, आसान भी है।
तो नाउन कंपाउंड हम लिखते हैं सर, और नाउन कंपाउंड के बाद हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर लेते हैं, तो कोई भी बड़ी बात हमारे लिए ये बनी नहीं मेरे दोस्त आज तक। बताइए, बढ़ लें आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, साथ साथ कॉपी रखना। अब इजी चीज है भाई, इजी चीज ही में हमें टाइम पास नहीं करना है, मतलब टाइम खराब नहीं करना, बेसिकली जल्दी से पढ़ के अगले कॉन्सेप्ट पर मूव कर लेना है। अब ध्यान देना, अगला कॉन्सेप्ट भी आपके दिल के बहुत करीब जाएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप जब नाउन को अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, हाँ, तो आप एक डायलॉग बोलते हो, पता क्या, कहा गया था, डॉक्टर के यहां गया था, डॉक्टर के यहां, डॉक्टर के यहां गया था, मतलब वो क्लिनिक गया होगा। अरे ये ऑक्सफोर्ड से पास आउट है, इसका मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट है। अरे ये अपने सन इन लॉ के यहां गया था, मतलब उनके घर गया था। यही चीज आपको बतानी है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। जब आप नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो आप पोजेशन लगाते हैं ना उसके बाद, हाँ, लेकिन उसकी ये पोजेशन हाँ अंडरस्टूड होगी। अंडरस्टूड होने पर ठीक है, हिडन कर दी गई होगी। अंडरस्टूड होने पर उसकी वो पोजीशन हिडन कर दी गई होगी। एक राज और है इसमें, एक राज और है, वो भी लिखूंगा। इसके एग्जाम्पल से पहले इसका एग्जाम्पल समझाता हूं, फिर उसका लिखूंगा। मतलब आप नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस तो देखोगे और आप दौड़े दौड़े ढूंढोगे पोजीशन का है, पोजीशन ही नहीं है, तो कहां गई, अंडरस्टूड है। कैसे, देखो बेटा, वो डेंटिस्ट के यहां गया था, वो डेंटिस्ट के यहां गया था, तो आपने बोला माई बेस्ट फ्रेंड, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाँ, माई बेस्ट फ्रेंड वेंट टू अ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट लिखा और छोड़ दिया, माई बेस्ट फ्रेंड वेंट टू अ डेंटिस्ट। अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड एक डेंटिस्ट के यहां गया था, डेंटिस्ट के यहां गया था, तो डेंटिस्ट के कहां गया होगा, आपने बोला सर वो पक्का डेंटिस्ट की क्लिनिक गया होगा। तो डेंटिस्ट अंडरस्टूड है यहां पर क्लिनिक, सो क्लिनिक हाँ अंडरस्टूड है। तो उस चीज को भाषा में क्या करते हैं, आप ऐसा ही एग्जाम में लिखा हुआ पाओगे तो आप उस चीज को गलत नहीं ठहरा सकते, आप उस चीज को ठीक लिखोगे। ये खिचड़ी बन गई, इसकी साफ साफ लिख देता हूं। क्लिनिक अंडरस्टूड है, तो डेंटिस्ट के यहां गया था, तो आप डेंटिस्ट लिख के छोड़ सकते हैं मेरे दोस्त, वहां से जो क्लिनिक सेंस है वो ऑलरेडी वहां पर आ जाएगी, पहली बात हुई। दूसरी चीज, अब यहां पर भी मैं कुछ लिखूं, दूसरा एग्जाम्पल, ही वॉज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड्स। बेटा ऑक्सफोर्ड्स किसका जिक्र करेगा, यूनिवर्सिटी का, तो ये भी सही हो। ऑक्सफोर्ड्स मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी से वो पास आउट है, तो ऑक्सफोर्ड्स आपने बोल दिया, करेक्ट। दूसरी चीज, अब आपने क्या किया सर, एक और चीज कह रहे हो आप, एक और चीज देखो, अगले एग्जाम्पल से समझाऊंगा और फिर यहां लिखूंगा जो गैप है। मैंने बोला मेरे बच्चे, रोहित्स हाउस, रोहित का जो घर है, रोहित्स हाउस, हाँ, इस घर है जो रोहित का, इज बिगर देन, बड़ा है, रोहित्स हाउस इज बिगर देन, बड़ा है, हाँ, रमन्स, रमन के घर से। अच्छा एक बात बताओ बेटा, बात किसकी हो रही है सर, रोहित का घर इज बिगर देन, बड़ा है रमन्स, रमन के घर से, तो यहां पर अपोस्ट्रोफी एस रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, यहां पर उस पोजीशन को ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पागलों की तरह आप दोबारा रमन्स हाउस क्यों लिखोगे, क्यों लिखोगे आप, अब आप लिखो रोहित्स हाउस इज बिगर देन रमन्स हाउस। अरे पागल हो गया क्या, दो दो बार नाउन रिपीट क्यों करेगा, आप इसकी जगह इसी को लिख दो ना डायरेक्ट, रोहित्स हाउस इज बिगर देन रमन, रमन से बड़ा है, रमन से, घर का कंपैरिजन रमन से होगा, रोहित का घर रमन से बड़ा है, रमन से नहीं, रमन के घर से बड़ा है, तो ये आपने रमन नहीं बोलोगे बेटा, रमन्स बोल दोगे।
रमन्स हाउस दोबारा क्यों नहीं बोला बेटा? इस चीज का पहले सेंटेंस में जिक्र हो गया, उस चीज का पहले सेंटेंस में जिक्र हो गया, तो आप उसे दोबारा क्यों बोलोगे? मैंने बोल दिया हां, दिल्लीज पॉपुलेशन इज, ठीक है, मोर देन मुंबई। अपोस्ट्रोफेस लगा तो कहानी खत्म हुई, कहानी खत्म होगी। तो वो जो अपोस्ट्रोफेस है उसको ऑटोमेटिकली दिखा देगा, रिप्रेजेंट कर देगा। तो जब आप ऐसे उसे लिखोगे तो वो बहुत ही शानदार लगेगा, मस्त लगेगा। तो आपने क्या बोला? सर देखो, इस पोजीशन को क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि सेंटेंस में पहले ही उसका जिक्र कर दिया गया है, सेंटेंस में पहले ही उसे गिवन कर दिया गया है। तो आप लिखोगे सेंटेंस में पहले ही, सेंटेंस में पहले ही उसे गिवन कर दिया है। अगर सेंटेंस में पहले ही उसे गिवन कर दिया है तो आप उसे दोबारा लिखने की आपको जरूरत नहीं होगी, दो बार रिपीट करना गलत होगा बेटा, बिल्कुल इसको नहीं लिखोगे, आप इसको लिखोगे, पेपर में ये सही होगा। आप दो बार रिपीट मत करो, नाउन रिपीट नहीं करते बेटा। तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही शानदार है और आपको ये बहुत प्यारी प्यारी चीज सिखाएगा। देखना अभी मैं क्या धमाका करने वाला हूं, ठीक है सर? क्या धमाका करने वाले हो? देखना मैं क्या धमाका करने वाला हूं इसी के एक एग्जांपल से। मैंने बोला ठीक है, एक सेंटेंस आपको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। रमन्स कार इज न्यू, रमन्स कार इज न्यू, रमन की गाड़ी नई है। क्या इस सेंटेंस में कोई भी गलती है? सर इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। रमन्स कार इज न्यू बिल्कुल सही है बेटा, रमन्स कार इज न्यू बिल्कुल सही। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, रमन्स इज अ न्यू कार, रमन्स इज अ न्यू कार, सेंटेंस ये भी सही है बेटा। क्यों होश उड़े? ये भी सही है, रमन्स इज अ न्यू कार। बेटा मैं ये तो नहीं बोल सकता ना रमन इज अ न्यू कार, रमन नई गाड़ी है। अबे रमन नई गाड़ी नहीं है, रमन की गाड़ी नई गाड़ी है। अब ये रमन्स किसको दिखा रहा है? ये रमन्स मेरे बच्चे रमन्स कार को ही दिखा रहा है। लेकिन सर रमन्स कार क्यों नहीं लिखा आपने? अरे मेरे पुत्र, जब उसका सेंटेंस में जिक्र कर दिया पहले ही तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो गया, यहां रमन की एक नई गाड़ी है, रमन की एक नई गाड़ी है। रमन की क्या गाड़ी? वो नहीं है, रमन की गाड़ी नहीं है या रमन की एक नई गाड़ी है, दोनों सेंटेंस सही है मेरे बच्चे, दोनों का मीनिंग सेम है। यहां आपने रमन्स कार की जगह रमन्स लिख दिया क्योंकि यहां पर कार का जिक्र ऑलरेडी हो चुका है। शानदार ये काम हुआ। रमन इज अ न्यू कार, अगर पेपर में ये दे देगा बेटा रमन इज अ न्यू कार, क्या रमन नई कार हो सकता है? पेपर में दे देगा रमन इज अ न्यू कार, पागल है क्या तुम? रमन एक नई गाड़ी होगा क्या? रमन एक नई गाड़ी होगा? रमन एक नई गाड़ी नहीं होगा, रमन की गाड़ी नहीं होगी। तो रमन की अपोस्ट्रोफी आप यहां पर लगा सकते हो। तो रमन्स कार इज अ न्यू कार नहीं बोलोगे ना बेटा, कार कार रिपीट हो जाएगा। या तो बोलो रमन्स कार इज न्यू या रमन्स इज अ न्यू कार। कहानी बहुत शानदार है। तो इसलिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है बेटा उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सेंटेंस में ऑलरेडी यूज हो चुकी है, ऑलरेडी गिवन है, या किसी हिडन सेंस को वो कैच कर लेगा। ये भी अपोस्ट्रोफी एस का ही एक फंक्शन है बेटा, जिसे एग्जाम में वो यूज करेगा। कैसे यूज करता है? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला, अब एग्जाम के एरर में क्या करेगा? मैंने बोला ही सेड टू हर, कोमा इन्वर्टेड कोमास, ही सेड टू हर, कोमा इन्वर्टेड कोमास। यहां से ले लेते हैं एक नाम आपका, शिवानी ले लेते हैं आज, ठीक है। एग्जाम में दिया बेटा शिवानी इज अ न्यू कंप्यूटर, ये लो, इस तरीके से एरर देगा। अब आपने बोला सर ही सेड टू हर शिवानी इज अ न्यू कंप्यूटर, गलत हुआ, यहां पर देना चाहिए शिवानी, शिवानी इज इन अ न्यू कंप्यूटर। दूसरी बात बताता हूं बेटा, एक और देखो, नेक्स्ट बेटा
अगले एग्जाम्पल, समय यू ऑलवेज वेस्ट, तुम हमेशा बर्बाद करते हो अपना समय और राहुल का, अपना समय और राहुल का। ठीक है, अब एक बात बताओ, तुम हमेशा बर्बाद करते हो, या बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, एंड ध्यान से सुनो, डू नॉट वेस्ट, बर्बाद मत करो, डू नॉट वेस्ट, हाँ, योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, एंड ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, मैंने यहां पर लिखा करण, डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड करण टू, करण का भी, अपना भी और करण का भी समय व्यर्थ मत करो। यार चलो इतना ही ले ले पेपर में, क्या ये कोई सेंस है बेटा? डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड करण है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड करण, अपना समय बर्बाद मत करो और करण को बर्बाद मत करो, या करण के समय को बर्बाद मत करो, करण के समय। तो अगर आप अपना समय दिखा रहे हो मेरे बच्चे यहां पर, अगर आप यहां पर अपना समय दिखा रहे हो तो यहां पर करण का समय दिखाओगे तो आप बोलोगे डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड करंस। ठीक है, शानदार। नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चे, तो यहां पर हमें देखा अब एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, सर रोहित साहू से बिगर देन राकेश हो तो राकेश पर अपोस्ट्रोफी एस आएगा, अपोस्ट्रोफी? बेटा अपोस्ट्रोफी आएगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा ना बेटा, वो हिसिंग साउंड हो जाएगी ना, वो सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। आसान होगा। चलो अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, मैंने लिखा उसने गुमा दिया है, ठीक है, अब एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल इसका बैठ के लिखता हूं। हे परमपिता, देखो बेटा, अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं, इसी के नीचे एक और एग्जांपल है मेरे बच्चे, गर्मा गर्म एग्जांपल है, आप इसके नीचे कॉपी करोगे। मैंने बोल दिया ही हैज लॉस्ट, उसने गुमा दी है, ही हैज लॉस्ट हर बुक्स, ही हैज लॉस्ट हर बुक्स, हाँ, एंड, हाँ, एंड राहुल टू, उसने अपनी किताबें भी गंवा दी हैं और राहुल की किताबें भी गंवा दी हैं। क्या ये सेंटेंस लड्डू ठीक है? हाँ भाई साहब इधर हूं मैं, नीचे हो, हेलो भाई साहब नीचे हो बताओ बताओ, अगर हम ये बोलेंगे बेटा ही हैज लॉस्ट हर बुक्स एंड राहुल टू, इसका मतलब पता है क्या हुआ? उसने उस लड़की की किताबें भी गवा दी हैं और राहुल की किताबें भी गवा दी। राहुल को गवा दिया इतनी है कि राहुल को कहीं पे घुमा के आ गई वो है? नहीं बेटा, उसने अपनी किताबें भी खरीद ली है और राहुल को भी खरीद लिया है, राहुल सी भी किताबें खरीद ली है, उसने अपनी किताबें भी गवा दी, उस लड़के ने उस लड़की की किताबें भी गवा दी और राहुल की किताबें भी गवा दी, यही तो होगा। उस लड़के ने उस लड़की की किताबें और राहुल की किताबें, तो यहां राहुल नॉनसेंस है, यहां पर राहुल आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। तो इस तरीके के जो एरर्स आपके आएंगे जो आपको करने हैं बेटा, वो भी अपोस्ट्रोफी एस से ही आपसे एग्जामिनर पूछेगा बिंदास तरीके से। चलो फटाक से कॉपी करिए, फिर आगे का जिक्र करते हैं। अब दूध पीते बच्चे ना बनिए, फटाफट कॉपी करिए बेटा। कहीं एक दो बच्चा बोले सर समय कम दे रहे हो आप कॉपी करने का, इससे ज्यादा समय नहीं देना चाहिए बेटा, इससे ज्यादा तो फिर पता चला तुम और टच में नोट हो गए हो। ठीक है, ठू क्यों हटेगा? भी का मीनिंग आ रहा है ना बेटा, ठू क्यों हटाएगा? अरे भगवान पावला हो गया, ठू क्यों हटेगा? राहुल्स ठू, राहुल की भी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट भी बड़ी बेसब्री से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था बेटा। एक बात हमेशा याद रखो, जब आप किसी की पोजेशन दिखाते हैं तो अपोस्ट्रोफी दिखाते हैं, अपोस्ट्रोफेस, और आप पोजेशन दिखाने के लिए माई, योर, हिज, हर, इनका भी यूज करते हैं। तो क्या होता है मेरे बच्चे? माई, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, अवर। जब आपको ये दिखाई देगा तो भाई मेरे इनके बाद अपोस्ट्रोफी एस मत चिपका देना। क्यों? क्योंकि बेटा ये हो जाएगा सुपरफ्लुअस। सर सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है बेटा? सुपरफुल हो गया, सुपरफुल हो गया मतलब बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, मतलब एक्सेस, एक्सेस कर दिया कोई चीज, इसको बोलते हैं बेटा बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड। जितने की जरूरत है उससे ज्यादा आपने दे दिया, मतलब ऑलरेडी जब वो पोजेशन दिखाने लग रहा है तो वहां पर आप अपोस्ट्रोफी एस चिपका क्यों गए महाराज? जैसे मैंने बोला तुम्हें तुम्हारा काम समय पर करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा बेटा यू शुड
यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम। आपको अपना काम समय पर करना चाहिए। तो आपके लिए अपना, यू के लिए योर। अब मैं यहां पर ये लिख दूं, यू शुड डू योवर्स वर्क ऑन टाइम, तो इस बात की कोई सेंस नहीं बनी। इस पर अगर आप अपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका कोई भी अर्थ नहीं है बेटा। ये हुआ जी गलत और हमारा ये हुआ सही। तो आप इसे लिखोगे यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम। तो माइज वगैरह ये नहीं। लेकिन छुटकू मियां यहां पर एक बात है, सर हम योवर्स पढ़ते हैं, वो क्या होता है बेटा? वो प्रोनाउन होता है। अब मैं इसको पढ़ाने लग गया तो पता चला नाउन टॉपिक छोड़ के मैं प्रोनाउन पढ़ाने लग गया, तो गलत बात है। वो प्रोनाउन होता है बेटा, योवर्स, माइन, हर्स, देयर्स, लेकिन उसमें अपोस्ट्रोफी नहीं होता, वो डायरेक्ट एस इसी में जुड़ा होता है। तो वो कहानी क्या है? वो प्रोनाउन टॉपिक की कहानी है, लेकिन यहां बता दिया, वरना बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए वो जो योवर्स है वो कुछ और है, ये योवर्स अपोस्ट्रोफेस पेपर में गलत होगा बेटा। तो इन पर अपोस्ट्रोफेस जैसी दिखे तो वो सुपरफ्लोस, मतलब बोलते हैं इसको बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, एक्सेस कर दिया, जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी, तो वहां पर आपने उसको यूज किया, तो ये बिल्कुल निहायत ही गलत मेथड हुआ। आप इसको काट दो। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट था। चलो मेरे शेर पुत्र, अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखते हैं। देखो जुड़को, अगला कॉन्सेप्ट इससे ही रिलेटेड एक पासा है मेरे पास, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक जगह और आप ये साइन देखते हो जिससे कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है मेरे बच्चे। आप ये कहो छोटा रूप देने के लिए, ठीक है, छोटा रूप देने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, या ये दिखाने के लिए, ठीक है, टू शो दैट टू वर्ड्स have been connected। ये दिखाने के लिए कि दो शब्दों को कनेक्ट किया गया है। दो, हिंदी में लिख लेना बेटा, शब्दों को जोड़ा गया है, जोड़ा गया है, छोटा रूप देने के लिए। दो शब्दों को जोड़ा गया है छोटा रूप देने के लिए। बेटा उस छोटे रूप को देने के लिए ही कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। उस छोटे रूप को देने के लिए ही हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। छोटा रूप, दो शब्दों को कनेक्ट किया गया है छोटा रूप देने के लिए, शॉर्टकट में बोलने के लिए। उस केस में भी आप उसे रेज्ड कोमा भी कह देते हैं, या उसको अपोस्ट्रोफे में ही इंक्लूड करके चल लेते हैं आजकल, वो उसको बोल देते हैं। जैसे बेटा ध्यान से सुनो, दे डू नॉट गो देयर, वे वहां नहीं जाते। आप इसी बात को बोल सकते हो, और दे डोंट गो देयर। सो डू नॉट को आप ऐसे लिखा हुआ देखते हैं, दे डोंट गो देयर। तो बेटा यहां अपोस्ट्रोफे ऐसे यूज नहीं हो रहा है, खाली अपोस्ट्रोफे कहो या रेज्ड कोमा कहो, सिर्फ ये यूज हो रहा है, दे डोंट गो देयर, दे डोंट गो देयर। तो वो चीज जब आप यहां पर देखते हैं तो उस केस में आप इस चीज को समझ पाएंगे, अच्छा सर इस रूप में भी तो आप इस साइन को देखते हो। वो चीज आपने देखनी है। इसीलिए मेरे बच्चे आप देखते हो, अगर मुझे डज नॉट को जोड़कर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? डजंट। मैं क्या लिखूंगा? डजंट, डज नॉट को। अगर मुझे मेरे बच्चे हैव नॉट को जोड़ना है तो मैं लिखूंगा हैवंट। आप ऐसे देखते हैं, आप क्या लिखते हैं? हैवंट। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल। इसलिए आप कई बार बोलते हैं मैडम, तो मैडम को आप बोलते हो मैम, तो वो ऐसे होता है। जो आप ये मैम बोलते हो ये बिल्कुल गलत होता है। व्हाट्सएप पे चलेगा बेटा, रियल में नहीं चलेगा, गलत होता है। वो मैम ऐसे होता है। आपने बोला हाँ सर कुछ कुछ समझ आ रहा है। अब आपको एक और प्यारी चीज सिखाता हूं। कई बार आप ऐसे देखते हो बेटा, ही इज डूइंग हिज वर्क। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं यहां पर जो ये यूज करने की कोशिश कर रहा है, उस निकम्मे ने ही और इज को जोड़ दिया है। नेक्स्ट है मेरे पास मेरे बच्चे, कई बार आप अगले एग्जांपल, कई बार आप ये देखते हैं इट इज, हाँ इट इज वेरी कोल्ड हियर, यहां बहुत ठंड है। तो आप इट इज को कई बार ऐसे देखते हैं बेटा, इट्स वेरी कोल्ड हियर। फर्क।
सर एक इट्स और होता है वो क्या होता है? वो होता है मेरे बच्चे, जैसे देखो वो क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया द चाइल्ड, ठीक है, द चाइल्ड इज प्लेइंग, बच्चा है जो खेल रहा, द चाइल्ड इज प्लेइंग विद, हाँ, विद इट्स टॉयज, अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। तो वो इट्स जो होता है बेटा वो पोजेशन वाला होता है। ये इट्स किसके लिए यूज हो रहा है? पोजेशन के लिए, है ना, इट्स अधिकार के लिए। और मेरे पुत्र ये इट्स किसके लिए यूज हो रहा है? इसके शॉर्टकट के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो इस इट्स में और इट्स में फर्क होता है मेरे बच्चे। क्या फर्क है मैंने बता दिया। अगर इसमें ऐसे कर दे तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ क्यों हो जाएगा गुरुजी? सुपरफ्लुअस हो जाएगा गुरुजी, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। आप बता चुके हो इट्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस सुपरफ्लुअस हो जाता है। ये जो सारी चीजें हैं एक टॉपिक में काम आती है बेटा, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग, ये उस टॉपिक में काम आती है। इसका मतलब सर नाउन एक ऐसा टॉपिक है जो आग लगा देगा पूरी इंग्लिश को, पूरी इंग्लिश का एक आधार, एक बेस तैयार करके देता है ये टॉपिक आपको। और मेरा स्टाइल इसको पढ़ाने का लहजा भी कुछ इस तरीके का ही है। मेरा लहजा भी नाउन को इस तरीके का पढ़ाने का है। कईयों का होता है नाउन में नाउन ही पढ़ा देते हैं, रट्टा मरवा देते हैं, पीडीएफ देकर काम खत्म कर देते हैं। मैं ऐसा टीचर नहीं हूं बेटा, मैं सबसे डिफरेंट हूं। मेरा तरीका, मेरा स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। इसलिए मेरे बैच में टीचर्स भी पढ़ते नजर आएंगे, ठीक है, आपको कॉपी पेस्ट भी करते हुए नजर आएंगे, स्टाइल को, ओहदे को या कंटेंट को, सब सारी चीजें दिखती। लेकिन तब भी मैंने हमेशा कहता हूं कि वरुण धवन कितनी कोशिश कर ले गोविंदा नहीं बन पाएगा। आपसे आपकी कला कोई नहीं छीन पाएगा। इसलिए मेहनत करो जी जान लगा के, चीजों को सीखो, सीखने के लिए कि वाकई में हमें पेपर में 100% मार्क्स चाहिए सर, जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो आप ये देखोगे बेटा, दुनिया की कोई भी किताब, किसी भी XYZ टीचर को आप उठा के देख लीजिए, जितना कंटेंट मैं करा के दूंगा आपको कोई करा के नहीं देगा। क्योंकि जो मैं अपने ऑफलाइन सेक्शन को करता हूं वैसा ही मैं ऑनलाइन में पढ़ाता हूं, एकदम एग्जैक्टली सेम। ऑफलाइन में भी बच्चा, ठीक है, ऑफलाइन में बच्चा इसी तरीके से देखता है चीजों, वो चीजें। तो जहां पे जो चीजें जैसी आपकी बनती हैं आप उन चीजों को डेवलप करके चलते हो बेटा। तो नाउन से आपके इंग्लिश के फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं, जो फंडामेंटल से क्वेश्चन आते हैं, जो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। वरना नाउन और टेंस का थोड़ा ना कोई लेना देना बेटा, नाउन प्रोनाउन का भी कोई लेना देना नहीं होता। नाउन का प्रोनाउन से कोई लेना देना नहीं है, नाउन का टेंस से कोई लेना देना नहीं है, नाउन का लेना देना नहीं किसी से नहीं है। नाउन का लेना देना है इंग्लिश के बेसिक से। तो इंग्लिश के बेसिक से क्वेश्चन आएगा तब भी आप बनाओगे, इंग्लिश नाउन से क्वेश्चन आएगा तब भी बनाओगे, ठीक है। तो ये चीज है। इसलिए जब आप 100% मार्क्स के लिए दौड़ते हो ना बेटा, तो 100% मार्क्स की तैयारी भी ऐसी होनी चाहिए। हमारा शायद ये नाउन का 7th सेशन चल रहा है आज, ठीक है ना। तो एक बेवकूफ बच्चे के लिए नाउन का 7th सेशन चल रहा है। एक समझदार बच्चा पता है क्या बोलेगा? सर नाउन भी करा रहे हैं, साथ साथ हमें हर चीज का रीजन देते हुए हर चीज का बेसिक बता रहे हैं, जिससे हमारे इंग्लिश का फंडामेंटल्स यानी बेसिक तैयार हो रहा है और साथ के साथ नाउन टॉपिक चल रहा है। बाकी टीचर्स बस लिस्ट रटा देते हैं बेटा, आपको ये अनकाउंटेबल की लिस्ट, ये काउंटेबल की लिस्ट, ये फलाना, ये ढिमकाना, ऐसा दिखे तो ऐसा, ऐसा दिखे तो ऐसा। 50-60 क्वेश्चन आपको रटा देते हैं नाउन के। आप सोचते हो आपने नाउन टॉपिक कर लिया 4 क्लास में नाउन टॉपिक खत्म कर लिया है। लेकिन जब मैं नाउन जब खत्म कर रहा हूं ना आखिरी क्लास में, सोचो मेरे दोस्त आपका कंटेंट किस लेवल पे होगा। और इसी सीरियसनेस के साथ आपने सारे टॉपिक पढ़ने हैं बैच, सिलेक्शन पक्का। यही एक कारण है, मैं हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोलता, यही एक कारण है मेरे बच्चे। जब बच्चा सिलेबस करता है और जयदीप सर का बच्चा पेपर देने जाता है तो मेरे भाई वो रैंक होल्डर्स आते हैं और ग्रुप में मिलने आते हैं। फिर आओ सारे भाई मिलने चलते, फिर वो ग्रुप्स में मिलने आते हैं मुस्कुराते हुए, चाहे रैंक 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे CDS हो, चाहे CPO हो, ठीक है, चाहे आपका CGL हो। तो जब जब आपको जब जब मन करे तब तब, चाहे वो CPO रैंक 1 हो, जब जब देखा आप देखोगे तो तुरंत से आप पहचान, हाँ भाई पढ़ना। तो बेटा ये चेहरे ऐसे ही नहीं बनते, या बहुत खून पसीना एक करता है, ठीक है, स्टूडेंट, तब जाके वो रैंक 1 लाता है। तो जब जब कम पढ़ने का मन करे समझ जाना, फिर भाई खत्म, भटक गया, फिर भटक गए, ठीक है। चलो वापसी करते हैं। तो यहां पर हमने ये बोला, तो इसमें देखा हमने ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ये शब्द यूज होते हैं, जिसमें आप अपोस्ट्रोफी एस का एक नया रूप देखते हो, उसमें साइन एक नया होता है, ठीक है। तो इस इट्स को आपने अलग देखा, डन है। अब आगे मैं इस इट्स को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इट इज है ना, हाँ देखो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला पेज कर दूं मैं, बताइए। चलो
मैंने बोला अगला एग्जाम्पल है, उसी के नीचे एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट अगला नहीं है डियर। ये जो आपने इसके एग्जाम्पल्स लिखे हैं, हाँ इस कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल लिखे हैं, ये इसकी का एग्जाम्पल है, पेज भर गया ना वो। तो हमने क्या बोला मेरे दोस्त, इट वॉज माई ड्यूटी, अरे वो तो मेरा फर्ज था, इट वॉज माई ड्यूटी टू डू दैट वर्क, उस काम को करना तो मेरा फर्ज था यार। सो बेटा कई बार पास्ट में जब आप रिलेट करते हो तो इसको भी आप इट्स ही बोलते हो, दिखेगा सेम, ये इट वॉज को भी दिखाता है, और यहां पर मेरे दोस्त मैंने बोला ये इट इज को भी दिखाता है, ठीक है, और ये इट वॉज को भी दिखा देता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने बोला मेरे पास एक कुर्सी है, आपने बोला सर इट हैज 4 legs, सर इस कुर्सी के 4 पांव हैं। ठीक है, सपोज तो आप इट हैज को भी अगर आप छोटे रूप में लिखते हो तो भी आप इट्स ही लिखते हो, जिस पर आप साइन रेज्ड कोमा या इसे बेटा अपोस्ट्रोफे का ही हिस्सा मान लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ गुरुजी, आपने जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया इससे आप ये कहना चाहते हो कि ये बंदा एक लोता ये 3 चीजों को दिखा सकता है, ये इट इज को भी दिखा सकता है, वेरी गुड, ये इट हैज को भी दिखा सकता है, वेरी गुड, और मेरे दोस्त ये अपने आप में बच्चा पार्टी इट वॉज को भी दिखा सकता है। तो सेंटेंस के टाइम के हिसाब से ये तीनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक ये भी कॉन्सेप्ट है। तो जितना आप चीजों को देखते चलते हो उतना ही आप शानदार तरीके से रिस्पॉन्स करोगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें आप। चलो कॉपी कीजिएगा, ये तो सिंपल है। एक ये बहुत नन्ना सा मुन्ना सा घुंघरू बाबू, बहुत ही प्यारा सा एक बच्चा है जो भी मैं कराऊं। डन है जी, बताओ। तो ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज हो रहा है, बस कॉन्ट्रैक्शन। डन, या इसी का एक केस कर लें यार, कॉन्सेप्ट करोगे या क्या करोगे, कॉन्सेप्ट लिख लो, वो इसी का केस है वो कॉन्ट्रैक्शन का ही हिस्सा, कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्शन। सर और किस किस की कॉन्ट्रैक्शन होती है, दिए रहा देखो ना, ये भी कॉन्ट्रैक्शन का ही हिस्सा है। आप चाहो तो, क्योंकि मिक्स टाइप के बताने की बातें हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्शन का ही हिस्सा है। क्या हुआ इसमें, क्या कॉन्ट्रैक्शन करोगे सर, क्या क्या छोटा करके लिखेंगे इसमें। होता क्या है मेरे दोस्त, कई बार आप ये देखते हो, हाँ, द अराइवल ऑफ द प्लेन, द अराइवल ऑफ द प्लेन, और कई बार आप जब नोटिस बोर्ड पे पढ़ते हो द प्लेन्स अराइवल, द प्लेन्स डिपार्चर, आप उसे शॉर्टकट में लिखा हुआ देखते हो, वहां पर भी अपोस्ट्रोफी एस आपको दिखता है मेरे दोस्त। जहां पर आप इस तरीके से लेते हुए कॉन्ट्रैक्शन को देखते हो, प्लेन्स अराइवल लिख लीजिएगा, जैसे द, ठीक है, आपने प्लेन्स देखा, प्लेन्स अराइवल, या द प्लेन्स डिपार्चर, ठीक है, अराइवल पहुंच रहा है, डिपार्ट कर रहा है, तो वो डिपार्चर अराइवल आप ऐसे देखते हो। दूसरा बेटा ऐसे ही आप देखते हो, द शिप्स अराइवल, ऐसे आप देखते हो, द ट्रेन्स अराइवल, द ट्रेन्स डिपार्चर, द ट्रेन्स अराइवल, आप ये चीज पढ़ते हो। तो आज के बाद आप जब भी इन चीजों को देखोगे आपको तुरंत जयदीप सर याद आएंगे, सर ने बोला था, सर ने बोला था। बेटा बच्चे के लिए इट्स यूज होता है, हिज नहीं, इसलिए मैंने चाइल्ड के लिए इट्स यूज किया, प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा, बच्चे के लिए इट्स यूज होता है। चलो जी मेरे शेर, इसको जरा इधर खिसकाओ, और आपको एक और शानदार कॉन्सेप्ट कराता हूं, वो भी इसी से, कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट। ये भी किससे रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्शन। फिर से आप कॉन्ट्रैक्शन के रूप में अपोस्ट्रोफी एस को देखोगे, एक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में देखोगे, सर कैसे। आपने एक डायलॉग सुना होगा, चलो आज आपको थोड़ा सा घड़ी के बारे में बताता हूं घड़ी के बारे में बताता हूं। तो आप क्या करते हो, आप यूज करते हो बेटा ओ, और आप ऐसे और क्लॉक यूज करते हो, आपने कई दफा देखा होगा, ओ और आप ऐसे और क्लॉक यूज करते हो, इसको बोलते हैं बेटा ऑफ द क्लॉक, ऑफ द क्लॉक। तो ये ऑफ द क्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये ऑफ द क्लॉक, ओ क्लॉक क्या है, ओ क्लॉक ऑफ द क्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन है, ओ क्लॉक ऑफ द क्लॉक का पूरा ऐसे लिखना है, कॉन्ट्रैक्शन है, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्लॉक, ऑफ द क्लॉक का ये कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। किसके लिए कॉन्ट्रैक्शन है, स्पेसिफिक टाइम
के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए। कैसे? 1 to 12, 1 to 12। जब आप 1 to 12 स्पेसिफिक टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स आप यूज करते हैं o'clock। स्पेसिफिक टाइम दैट मींस 1 to 12। 1 to 12 में बेटा 1 to 12 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ही आएंगे। तो इनके अलावा आप ओ क्लॉक शब्द का यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे सर ध्यान से सुनेगा, मैंने बोला वो यहां आया था 4 बजे, उसने मुझे सुबह 4 बजे कॉल की थी, तो आप क्या बोल दोगे? ही कॉल्ड मी एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। आपको ये सेंटेंस कितना आसान लगा? और माय डियर स्टूडेंट्स अब मैं कहूं ये सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन है। आपने पेपर में एग्जाम में क्या एरर देखा? 4 o'clock सर गलत लिखा है, 4 o'clock सर गलत लिखा है, ये लिखा जाना चाहिए था 4 o'clock। ये कुछ ऐसे आना था गुरुजी, ही कॉल्ड मी एट 4 o'clock माय डियर स्टूडेंट्स। आगे की बात ध्यान से सुनिएगा, आपने इसको ऐसे लिखा तो ये बिंदास तरीके से मेंशन कर दिया गया। एक एरर ये आ सकता है बेटा, अगर मैं ये कह दूं ही कॉल्ड मी एट, हाँ, और इसको मैं कर दूं बेटा 7:30 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, चलो इतना दे दे। ही कॉल्ड मी एट 7:30 o'clock। आपको तुरंत से याद आएगा सर ने हमें पढ़ाया था ये o'clock एक कॉन्ट्रैक्शन होती है स्पेसिफिक टाइम 1 to 12 की। अगर आप उसके 1 to 12 नहीं सर ये तो टाइम अलग हो गया, तो आप ये यूज नहीं कर सकते। आप इसके लिए अब ये बताएंगे 7:30 जो घड़ी में बजे हैं वो पहले बजे हैं या बाद में बजे हैं। मतलब माय डियर स्टूडेंट्स इसको आपके गुरुजी लेके चल लेते हैं घड़ी, ये वॉच है, ये है जी यहां पर 12, ठीक है, ये हो गए जी 3, ये हो गई जी 6 और यहां ले लेते हैं 9। तुम्हारे यहां भी 9 ही चलता होगा यहां ये मैंने ले लिया डियर। अब यहां पर आप ओक्लॉक का अगर यूज ना करें तो गुरुजी फिर हम यहां पर क्या यूज करें बेटा? या तो आप ये एएम या पीएम का यूज करेंगे, जैसे आपने यहां पर लिख दिया एएम या पीएम। अब गुरुजी ये एएम पीएम क्या होता है? ओक्लॉक नहीं चलेगा क्या? नहीं, वो राउंड फिगर पे चलेगा, 1 to 12 चलेगा, ये कहो आप एग्जैक्ट टाइम पे चलेगा, स्पेसिफिक टाइम पे चलेगा। लेकिन सर इसमें ओक्लॉक यूज नहीं करें तो फिर क्या करें? एएम। सर ये एएम आखिरकार होता क्या है? अगर हम एएम यूज करते हैं तो ये एएम क्या होता है बेटा? ये एंटी मेरिडियम होता है। ये जो एंटी मेरिडियम होता है मेरे बच्चे लैटिन शब्द से बना हुआ है, और इसका मतलब ये भगवान बैठना ही पड़ेगा। आए राम, देखो बेटा जो इसका मतलब होता है वो होता है बिफोर मिड डे से पहले। और अगर हम पीएम पढ़ते हैं तो वो होता है पोस्ट मेरिडियम। ए भगवान, इसका मतलब पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। तो आप ये कहोगे आफ्टर या पोस्ट मिड डे। आप इसको मेरे दोस्त ऐसे आप यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे आप इसको यूज करते हैं। इसलिए आप ये देखते हैं कि मिड डे के बाद अगर बाद की बात करो तो पीएम चालू हो जाता है, इसलिए 12 बजे के बाद आप पीएम बोलना चालू कर देते हैं, ठीक है, 12 से 12। फिर जैसे ही रात वाला हो जाता है, दोपहर के 12 है तो फिर रात वाला 1 बजे का तो वो एएम में कन्वर्ट होता है। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, अगर पेपर में ये आया तो गलत होगा, ऐसे दिया तो भी गलत होगा। तो इस बेस पर 2 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और जैसा कि मैंने कहा मैं बाल की खाल निकाल के पढ़ाऊंगा बेटा, एकदम गहराई से हर टॉपिक को, जिससे कि 100% मार्क्स हमारे आए। तो इस तरीके से इस चीज का भी आप ध्यान रखोगे, पेपर में पूछा जाएगा। और मैंने भी इसके आपके क्वेश्चंस दिए हैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, असाइनमेंट में भी आपको इस कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको नाउन का भगवान बना चुका हूं मेरे दोस्त। कॉपी कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं फिर आगे की बात करते हैं।
किसी का कोई भी डाउट यहां तक हो तो माय डियर स्टूडेंट्स आप बताएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आप चीजों को सीखते चलेंगे बेटा। कॉपी हुआ? सो फाइनली ये था आज का हमारा सेशन। आपने बोला सर अब तो अपोस्ट्रोफेस खत्म हो गया। नहीं हुआ। आई एम सॉरी टू से माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अपोस्ट्रोफेस खत्म नहीं हुआ। सर वक्त लगेगा। आप जयदीप सर के पास आए हैं, आपकी पाई पाई वसूल के दूंगा सर, एक एक रुपया वसूल के दूंगा आपको हर टॉपिक में, ताकि जिससे आपको हर एक टॉपिक के ऐसे दर्शन हो कि बोलो हाँ सर गजब की इंग्लिश आपने पढ़ाई। तो मेरे दोस्त ये था आज का सेशन। मैं पहले ही अगला बता दूं, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका होगा अगली क्लास में। अगली क्लास में अपोस्ट्रोफेस खत्म हो जाएगा, ऑफ खत्म हो जाएगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा नाउन नंबर, फिर नाउन नंबर कराऊंगा, नाउन जेंडर कराऊंगा, और उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स नाउन वोकैब कराऊंगा। नाउन वोकैब एक क्लास के करीब करीब होगी। इसका मतलब आने वाले 3 सेशन, 1 2 3 से 4 सेशन लगेंगे। लेकिन लाइफ में कभी दोबारा नाउन नहीं पढ़ोगे, ये मेरा वादा रहा आपसे। लाइफ में कभी दोबारा नाउन नहीं पढ़ोगे। आप बोलोगे सर एकदम तसल्ली से, नाउन ही नहीं पूरी इंग्लिश इस तरीके से खत्म है आपकी कि आप कभी जिंदगी में दोबारा इंग्लिश नहीं पढ़ोगे। चाहे आप जिस भी लेवल का एग्जाम देना, आपके एग्जाम में 100% मार्क्स मेरे दोस्त तय होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब लेता हूं मैं अलविदा, और आपसे नेक्स्ट सेशन में यहां से मेरी होगी मुलाकात, और उम्मीद करता हूं आप बड़े शानदार तरीके से इस टॉपिक का आनंद उठा रहे हैं, और इसी तरीके से पूरी इंग्लिश का आप आनंद उठाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और हाँ एक और बात, आज शाम को 6 बजे वोकैब की क्लास होगी। आप सब जानते हैं 5000 से ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइव चल रहा है। सो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर उस वक्त किसी भी सब्जेक्ट की क्लास होती है मेरे दोस्त, तो प्लीज वो क्लास अपने आप छोड़िए, आप वोकैब ही लाइव अटेंड कीजिए, उसका टेस्ट दीजिए, ताकि जिस तरीके से मेरे पुत्र मैं आपकी ग्रामर सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, मैं उस तरीके से आपका वोकैब सेक्शन भी स्ट्रॉन्ग करूं, और माय डियर स्टूडेंट्स उसी तरीके से मैं आपका कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन भी स्ट्रॉन्ग करूं, जिससे क्या होगा आप तीनों में माहिर हो जाएंगे और अचीव करेंगे मेरे दोस्त ओवरऑल 100% मार्क्स। चाहिए तो हर चीज में ना, ग्रामर में भी अपने आप को बादशाह बनाना है, वोकैब में भी और कॉम्प्रिहेंशन में, और आपका गुरु जी जान से आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर उस वक्त कोई भी और दूसरी क्लास होती बेटा, उसको बाद में देख लिया करो। जरूरी है लाइव टेस्ट देना वोकैब का, जरूरी है लाइव उस क्लास को अटेंड करते चलो, जब इतना सुनहरा मौका आपको मिलने लग रहा है। ठीक है, तो रेस्पेक्ट कीजिए मेरी मेहनत की भी, और रेस्पेक्ट कीजिए अपनी मेहनत की भी। सो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज नेक्स्ट सेशन से पहले, आपसे रिक्वेस्ट है नेक्स्ट सेशन से पहले, इससे पहले कि जितने भी नाउन के हमने सेशंस कंप्लीट किए हैं, आप उसको अच्छे से एकदम एकदम अच्छे से रिवाइज करके मुझसे मिलेंगे। ठीक है छुटकू, तो मुलाकात अब मंडे होगी, क्योंकि बेटा आज है फ्राइडे, और आप जानते हैं मंडे टू फ्राइडे हमारा बैच चलता है, ग्रामर का भी और वोकैब का भी। लेकिन रात को 6 बजे आप सबको वादा है कि आपको आना है 6 बजे लाइव क्लास, उसी एनर्जी के साथ आपका गुरु आपको पढ़ाएगा। बेटा सुबह से शाम तक मैं मेहनत करता हूं, तो 2024 में और डबल मेहनत करनी है मुझे आप लोगों के साथ, और ज्यादा सिलेक्शंस देने। तो तैयार है मेरे दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। शाम को 6 बजे मिलते हैं। नमस्कार बेटा।